चलिए हेलो, कैसे हैं सब आप? सब बहुत बढ़िया नहीं? चलिए आज आपका राजधानी कोचिंग सेंटर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन का ऐसे कलेक्शन किए हैं, जबरदस्त क्वेश्चन का कलेक्शन है। ऑलमोस्ट कहिए कि वर्बल के सेक्शन को कवर अप किया गया है एक शॉर्ट एक वीडियो में। और आप सभी एग्जाम जब देने जा रहे हैं, मेंस के एग्जाम देने जा रहे हैं, रेलवे का एनटीपीसी का आप बना के आइए। देखिए कई अक्सर जबरदस्त क्वेश्चन था, इससे ऊपर क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए, अन रहता है। यानी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कुछ क्वेश्चन को सेट किए हैं वर्बल का, ठीक है। तो आपको मुझे लगता है कि बहुत फायदा होने वाला है। प्लीज इसको एक बार देखें आप, नहीं इस वीडियो को बहुत सारा शेयर भी करें और देखिए कितना बेनिफिट होने वाला है। चलिए समय आपका न गवाते हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। और एक बात ध्यान रखिए कि वर्बल का जो हम फॉर्मेट बताते हैं, टेक्निक बताते हैं, आपको माइंड ब्लोइंग होने वाला है ना। कैसे बनाएंगे, ऑप्शन से कैसे भागेंगे, बना के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन को कैसे जल्दी टैकल करेंगे, ये सीखना जरूरी है आपको। बाकी सब फिर हम लोग मिलेंगे फाउंडेशन में, है ना। उसके बाद मैराथन चलेगा फिर। चलिए आइए क्वेश्चन जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आज के सेशन का है आपका, एक क्वेश्चन है, मैंने सारे टॉपिक्स को कवर किया है अल्फाबेट से लेकर कोडिंग, रिकॉर्डिंग, डायरेक्शन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, साइलो, सिटिंग, ये सारे टॉपिक्स को मैंने कवर अप करने का प्रयास किया। चलिए पहला क्वेश्चन है, कहता है कि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लेफ्ट से 12 के राइट फोर्थ कौन सा लेटर है। एकदम बेसिक क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन से मैंने आगे बढ़िया क्वेश्चन उठाया है। कहा कि लेफ्ट से 12 है ना, कह रहा है कि सॉरी आपका लेफ्ट से आपका 12 है, ठीक है, वो मार्कर पे लेना, ठीक है। कहता है कि लेफ्ट से आपका लेफ्ट से 12 और उसके लेफ्ट, तो आपको कंसेप्ट पता है बाबू कि कहता है कि जब आपका लेफ्ट लेफ्ट हो तो क्या करते हैं, माइनस। और काउंटिंग कहां से करते हैं सर, लेफ्टिंग से, वेरी गुड। और राइट राइट होता है तो उसको भी क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और काउंटिंग कहां से करते हैं, राइटिंग से। यदि सर लेफ्ट और उसके बाद राइट हो तो प्लस कर देना, और काउंट कहां से करना बाबू, लेफ्ट इंड से। यदि राइट हो फिर लेफ्ट सर तो राइट इंड से काउंट करते हैं। कंसेप्ट क्लियर है? तो कंसेप्ट यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं है। जब दोनों समझाती हो, लेफ्ट लेफ्ट माइनस राइट राइट माइनस, और जब विजातीय हो तो क्या करना, प्लस कर देना एक लाइन में। जब विजातीय हो कौन, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट। कंसेप्ट क्लियर है? लेफ्ट लेफ्ट माइनस राइट राइट माइनस लेफ्ट राइट प्लस राइट लेफ्ट प्लस, एकदम गर्दा कर देना है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो क्या कहता है, लेफ्ट से 12, तो कुछ नहीं करना है, लेफ्ट से 12 कर देना। चाहो तो माइंड में बना सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों सर? तो देखो लेफ्ट से 12 पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, लेफ्ट, तो देखो तो लेफ्ट लेफ्ट 2 बार आया है, हाँ सर। तो कितना 12, अब माइनस कितना 4, 12 में से 4 दे कितने जगह सर 8 होगा। 8 कहां से, लेफ्ट से, क्या होता है h। क्वेश्चन याद है तो मेरे साथ धड़ाधड़ क्वेश्चन बनाओ, नहीं याद है तो फिर कहानी खत्म है तुम्हारा। चलो आगे बढ़ते हैं हम। फिर देखो क्वेश्चन वैसे ही आया, कहता है कि लेफ्ट से 10, अब फिर उसके लेफ्ट 4, अब फिर राइट 8, फिर राइट 4। टेंशन नहीं लेना, कुछ नहीं, सिर्फ समझाते हैं फिर डायरेक्ट बनाना। तो देखो लेफ्ट से कितना कहा बाबू, 10, फिर उसके लेफ्ट कितना 4, फिर उसके राइट कितना 8, फिर उसके राइट कितना 4। टेंशन नहीं लेना, ये हाईलाइटर है तुम्हारा। तो लेफ्ट लेफ्ट माइनस लेफ्ट राइट प्लस लेफ्ट राइट प्लस, कुछ गधे राइट राइट माइनस कर देते हैं। समझ लो फिर से बाबू कैसे करना है, समझ लो। लेफ्ट लेफ्ट माइनस, इस लेफ्ट राइट को प्लस नहीं करते हैं, लेफ्ट राइट प्लस, फिर लेफ्ट राइट प्लस करते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो प्लस का वैल्यू कितना है, इतना है, तो ये -4 प्लस 4 खत्म कर दो, कितना होगा 10 8 18, 18 कहां से, लेफ्ट से। लेफ्ट से 18 क्या होता है, आर होता है। समझ में आई बात? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं, कैसे समझ में नहीं आएगा। फिर देखो क्वेश्चन आया कि अल्फाबेट के अनुसार राइट से 18, तो क्या करना, राइट से 18 लिख लो। अब फिर क्या कहता है, राइट, तो सर डायरेक्ट नहीं बन जाएगा, बिल्कुल राइट, अब फिर राइट है, तो राइट राइट क्या कहते हैं, माइनस। तो 18 माइनस 7 कितना सर, राइट से 11, और राइट से 11 यानी जेड से, राइट से 11 यानी जेड से। तो जैसे जेड से निकालना क्या करते हैं, 27 माइनस 11 कितना 16, और 16 किसका होता है, पी का। आपका आंसर हो जाएगा पी। क्लियर है कंसेप्ट? कहीं कुछ नहीं है, तुम टेंशन नहीं लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि यदि इंग्लिश अल्फाबेट को अपोजिट ऑर्डर में लिख दिया जाए, इफ द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर,
यदि अल्फाबेट को रिवर्स ऑर्डर मतलब कि अब ये नहीं जानते हैं ना, ए से जेड लिखते हो आप, रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या है, उल्टे लिख देना, यानी जेड टू ए, कोई टेंशन नहीं, लिख दिया मैंने। अब क्या करता है, तो कहता है लेफ्ट से कितना सर 9, ओके लेफ्ट टू 9, देन क्या कहता है राइट सेकेंड, ओके राइट सेकेंड, एल आर क्या बताए प्लस, लेफ्ट राइट प्लस, तो बाबू लेफ्ट से कितना 11। अब देखो लेफ्ट से 11 तो रिवर्स में लिखे होते, ये लेफ्ट में है ये राइट रहेगा, तो लेफ्ट से 11 यानी जेड से 11, जेड से 11 यानी 27 से 11, 27 से 11 यानी 16, 16 यानी ई आंसर होगा बिना कोई लाग। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो कहता है कि फिर अल्फाबेट के अनुसार ध्यान रखना, कहता है कि जी और क्यू के ठीक बीच में कौन सा लेटर होगा, विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन जी क्यू। जब भी कोई दो लेटर के एग्जैक्ट मिड में, देखो दो तरह क्वेश्चन आता है बाबू, एक क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी लेटर्स बिटवीन जी एंड क्यू, हाउ मेनी लेटर्स बिटवीन जी एंड क्यू, जी और क्यू के बीच में कुल कितने लेटर होंगे, कितने, 1 2 4 10 वटेवर। एक होता है कि जी और क्यू के ठीक बीच में कौन सा, जैसे हमारा ठीक बीच में मतलब मिडिल फिंगर, दो इधर, करेक्ट है ना, तो वही कहता है कि एग्जैक्ट मिड में क्या होगा, तो आपको जी और क्यू का पहले तो पोजीशन याद होना चाहिए, 7 17 है ना, 7 17, और जब भी एग्जैक्ट मिड निकालना हो तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 17 7 24 2 क्या हो जाएगा 12, यानी आपका आंसर हो जाएगा ठीक बीच में एल। सर ये तो आप बता दी, कहीं सर कहता है कि इनके बीच में कितने लेटर, तो कुछ नहीं 7 और 17 का डिफरेंस अब -1 कर दीजिएगा, वो भी निकल जाएगा, यानी 10 आपका 17 10 आंसर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। वो बात की बात है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान रखिएगा, इट मे बी आपका क्वेश्चन रहे मेंस में रहता है। अब एक सीरीज दिया गया है जिसमें लेटर, सिंबल और कुछ डिजिट का मिक्सअप रखा गया है, कोई टेंशन नहीं ली। क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है, हाउ मेनी सच वॉवेल्स, तो क्या करना है, वॉवेल्स कह रहा है, एक कोई वॉवेल लिख लीजिएगा, ए ई आई ओ कोई भी एज विश इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ व्हिच इमीडिएटली प्रीसीडेड मतलब पहले क्या है, कंसोनेंट होना चाहिए, कुछ भी लिख लो बाबू, बी सी डी कुछ भी लिख लो, एंड इमीडिएटली फॉलोड का मतलब होता है ठीक बाद में, फॉलोड सक्सीडेड बाय ए नंबर, यानी कोई नंबर, यानी इस सीरीज में ऐसे कितने वॉवेल्स होंगे जिनके पहले कंसोनेंट एक नंबर होना चाहिए। तो ठीक है, यहां वॉवेल कर दिया, तो देखिए इस पूरे सीरीज में सबसे कम यूज होता है तो वॉवेल, क्योंकि 5 ही बोलते हैं, ए ई आई ओ, तो हम तुरंत वॉवेल के पास जाएंगे और एक कंसोनेंट, अभी देखो ये लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे तो फिर पढ़ के बनाओगे टाइम लैप्स कर जाएगा। चलो वॉवेल IR5 कंसोनेंट नंबर है, फिर कंसोनेंट नंबर है 2, फिर कंसोनेंट नंबर है 3, फिर आपका कंसोनेंट नंबर है आपका 4, फिर आपका कंसोनेंट है नहीं, फिर देखो अब कोई है नहीं, कितना हो जाएगा 1 2 3 4, आंसर हो जाएगा है, रुको जी, वॉवेल से पहले कंसोनेंट नंबर, ठीक है, कंसोनेंट नंबर सही है, कंसोनेंट नंबर इज करेक्ट, कंसोनेंट नंबर सही है नहीं है, तो कितना है सॉरी आपका 1 2 3 4 आना चाहिए, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ ऑप्शन सॉरी हो जाएगा मोर देन 3, और यदि इसको 1 कंसीडर किया है तो आंसर 3 होगा, ध्यान देना बाबू, यदि इसको 1 लिखा है तो 3 आंसर होगा, और यदि ये आई है तो मोर देन 3 होगा, कोई इश्यू नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ऑलमोस्ट आपको अल्फाबेट के बाद रिवीजन करा दे रहा हूं, देखते ही इससे ज्यादा टाइप होता ही नहीं। कहा कि इन वर्डों को अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी आप अरेंज करो, कोई इश्यू नहीं है। तो जब
पता है आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज कैसे होता है? तो कोई भी वर्ड अपने फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है ना? डिक्शनरी का मतलब क्या? पहले ए से लेटर आते हैं, फिर उसके बाद बी से, फिर सी से, डी से, लास्ट में जेड मिलता है। वही कहना चाहता है कि डिक्शनरी में जब आप खोलेंगे तो इनमें से कौन सा वर्ड पहले मिलने वाला है। तो मैं जब यहां गया तो यहां तो पहला लेटर से पहचानते हैं, यहां तो पहला का सबका सेम है, तो नहीं, तो कहा जाएंगे सेकेंड लेटर पर। तो सेकेंड लेटर भी यहां सबका सेम है, कोई इश्यू नहीं। अब कहा जाएंगे थर्ड लेटर पे। तो थर्ड लेटर का गौर करें तो यहां के साहब है, यहां सी साहब, यहां सी साहब, यहां सी साहब, यहां एल साहब। तो आपको तो पता हो गया कि सर ये तो तय है के बाद एल लास्ट में, यानी 1 और 5 लास्ट में आना चाहिए। दिमाग लगाओ, 1 और 5 लास्ट में, एक ऑप्शन है 1 5 लास्ट में, आंसर हो गया, बनाने की जरूरत नहीं है साहब। समझ आ रही बात मेरी? पक्का? आगे बढ़ो। फिर कहता है, अब देखो तो डिक्शनरी के अनुसार था, उसी में एक और क्वेश्चन आता है कुछ इस तरह से कि कुछ वर्ड्स रखे गए हैं 1 से लेकर 5 तक। एक बेसिक क्वेश्चन समझाने के लिए कहा कि इनको मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाइए। मीनिंगफुल ऑर्डर का मतलब क्या? कि जैसे कि लेटर से क्या बनता है वर्ड, वर्ड से क्या बनता है सेंटेंस, सेंटेंस से फिर क्या बनेगा पैसेज वगैरह। यानी इनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग इनको आगे अरेंज कीजिए। अब देखिए इनको अरेंज करना है, ठीक है, इंडिया है, एशिया है, उत्तर प्रदेश है, ताजमहल है, विश्व है। तो पता है कि सबसे पहले क्या आएगा वर्ल्ड, तो यही होगा। उसके बाद विश्व में क्या आता है भारत, तो चलिए यही पे काम खत्म हो गया, आंसर क्या हो गया डी। वर्ल्ड फिर इंडिया, सॉरी गलती, सॉरी पहले क्या वर्ल्ड, फिर उसमें एशिया, देन इंडिया, यानी 5 2 1 5 2 1, आंसर हो जाएगा क्या सी, लास्ट में ताज। ठीक है, कभी कभी हो जाता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, उसी अल्फाबेट के अगली कड़ी है कि कुछ लेटर्स लिखे गए हैं, उनके पोजीशंस, उनके नंबर दिए गए 1 2 3 4 5 ऐसे दिए गए, और क्वेश्चन कहता है कि a number has been denoted to each of the given letter, select option following 4 possible arrangement the number form a meaningful word बनाने के लिए कह रहा है। कहा कि इनके लेटरों को कुछ इस तरह से अरेंज कीजिए ताकि ये एक शब्द बन जाए, मीनिंगफुल बन जाए। तो चर्चा देखें तो ई है, एन है, टी है, एस है, टी है, डी है, यू। तो देखिए ना डी है, यू है, एस टी, तो एस टी यू डी, एस टू डेंट, एस टी, एस टू, एस टी डेंट ऑफ 7। तो देखिए ना 45 76 कोई ऑप्शन है, 45 76 का, सॉरी आपको लिखना क्या है। अच्छा 5 नहीं 3 भी दे सकते ना, लास्ट में भी तो टी होता है ना, स्टूडेंट, तो लास्ट में 5 किसी में है, इसमें है। अब 5 आपका एस टी सेकेंड नंबर पे, सेकेंड नंबर पे 3 है, एक ऑप्शन है आपका कौन सा, ए ऑप्शन, स्टूडेंट। ठीक है, इसे पे समय ज्यादा नहीं गंवाना है, आगे बढ़िए। अब एक वर्ड दे दिया हार्टलेस, कहता है कि विच वर्ड कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर। कहा कि इस वर्ड से कौन सा शब्द को बनाया जा सकता है, कौन से शब्द को बनाया जा सकता है। तो कैसे देखेंगे, तो कहने का इसका सेंस ये कि इसमें जो भी लेटर यूज किए गए हैं उन्हीं से वर्ड बनना चाहिए, यानी इनके एक्स्ट्रा में कोई लेटर यूज किया गया तो वो वर्ड आप नहीं बना सकते। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक एच है तो हम एक ही एच का यूज कर सकते हैं, 2 एच का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि ई की संख्या यहां 2 है तो हम 3 ई का यूज नहीं कर सकते हैं, 2 यूज मैक्सिमम कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। ठीक है, नहीं भी कर सकते कोई इशू। तो वही कहा कि क्या इस हार्टलेस वर्ड के लेटर से क्या हम बना सकते हैं। तो सेफ में ऐसे एफ ही है, तो हार्टलेस में कहीं एफ की खुशबू नहीं आ रही है, इसका मतलब
इससे हम नहीं बना सकते। हिल तो HEAL ये बना सकते हैं आराम से। राइट RITI तो हार्टलेस में R भी है लेकिन I का कहीं दर्शन नहीं है, इसलिए ये नहीं बनेगा। सेम चीज यहां भी I यूज किया है, नहीं बन सकता। अब समझ में आ गया। यानी एक वर्ड दिया जाता है, इससे दो तरह क्वेश्चन आता है, विच वर्ड कैन बी फॉर्म और विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म। कौन सा बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता। तो ये दिया है कौन सा सब बन सकता है। ठीक है, तो क्लियर है कि इसमें जो लेटर यूज किए गए उसी से बना सकते हैं, उससे एक्स्ट्रा हम यूज नहीं कर सकते। क्लियर है। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कहता है विच, अच्छा क्वेश्चन आइए गया, विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म। यानी स्टुपेंडियस से आपका कौन सा वर्ड इसमें नहीं बना सकते। अब देखिए ना, PEN ये तो यहां है, ये बन सकता है बट मुझे चाहिए नहीं बनने वाला। PAPA तो देखिए ना, T है, इसमें कहीं A दिख रहा है जी, नहीं सर, तो यही वर्ड हम नहीं बना सकते। तो सर स्टॉप चेक कर दीजिए, STOP STOP यस ये बन सकता है। डोंट DO आपका NT ये बन सकता है, यानी टेप वर्ड नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये स्टुपेंडियस में ए का कहीं चर्चा नहीं है। सो आंसर विल बी हमारा बी हो जाएगा। क्लियर है। इसमें एक दो टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आया कि 10 यदि सिक्योरिटी, इफ द लेटर्स ऑफ सिक्योरिटी बी अरेंज इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी एक वर्ड दिया गया बाबू आपको, क्या दिया गया, तो कहता है कि सिक्योरिटी, कहा इसके प्रत्येक लेटर को यदि आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, इसका मीनिंग ये है कि इसमें जो सबसे छोटा है वो पहले आएगा। सबसे छोटा इसमें क्या है, सी, तो पहले आएगा। अब सी से जस्ट बड़ा ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली सर ई होगा। सी हो गया, ई हो गया। अब इससे ई से जस्ट बड़ा ढूंढ रहे हैं तो सर आई है, बिल्कुल आई है। अब आई से जस्ट बड़ा ढूंढ रहे हैं तो क्या मिलेगा, सर आर मिलेगा, उससे बड़ा एस मिलेगा, उससे बड़ा क्या मिलेगा, टी, उससे बड़ा यू, उससे बड़ा वाई। तो कहा कि यदि प्रत्येक लेटर को अल्फाबेट में अरेंज किया जाए तो कितने ऐसे लेटर हैं जिनके पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, यानी पोजीशन विल बी रिमेन अनचेंज कांस्टेंट। इसका मीनिंग ये है, क्या एस के सामने एस है, नहीं। क्या ई के सामने ई है, यस। सी के सामने सी है, नहीं। यू के सामने नहीं, आर के सामने नहीं, आई के सामने नहीं, टी के सामने यस, वाई के सामने वाई है। आंसर विल बी 2। क्वेश्चन यही कहता है कि यदि किसी वर्ड के प्रत्येक लेटर को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो हाउ मेनी सच लेटर्स विल बी या विल रिमेन अनचेंज कांस्टेंट। तो इस तरह से हमको बनाना है। ठीक है, अब देख लेना अगर सेम क्वेश्चन पे तो वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया कि एक वर्ड दिया गया माउंटेन, करेक्ट है, यस सर। अब माउंटेन एक वर्ड दिया गया बाबू, माउंटेन, माउंटेन है ना। अब कहता है कि माउंटेन शब्द के जितने भी वॉवेल हैं, कहता ऑल वॉवेल्स आर रिप्लेस बाय देयर नेक्स्ट लेटर, यानी इसमें जो वॉवेल्स है उनको आपको, ये वॉवेल्स है ना बाबू, इन वॉवेल्स को नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस कर दें। तो ओ से अल्फाबेट के अनुसार है बाबू, तो ओ का डेफिनेटली पी हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा बी, और ए का बी, आई का जे। यही ना करेंगे हम लोग। हाँ, फिर कहता है कि सभी कंसोनेंट को इनके प्रीवियस लेटर से, तो कंसोनेंट यानी एम यानी एल, एन यानी एम, और टी यानी एस, और एन यानी एम। आपने बदल दिया, कोई टेंशन की जरूरत। अब उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि लेफ्ट से 7, फिर लेफ्ट कितना 4, एल एल क्या होता है माइनस, लेफ्ट लेफ्ट माइनस, यानी लेफ्ट से कितना 3,
यानी आपका आंसर हो जाएगा क्या, आपका लेफ्ट से 3 सॉरी, यानी भी आंसर हो जाएगा भी। तो सर ये तो हुआ कि सबको सब बदले तो आया, क्या हम इसको बिना बदले हुए भी आंसर ला सकते हैं क्या, बिना मार्कर लगाए? ये तो अच्छा बात हो जाएगा। कैसे सर? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है उस क्वेश्चन के नेचर को समझना, वो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि वर्ड है, ठीक है, वॉवेल को आप नेक्स्ट लेटर से बदल दिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। कॉन्सोनेंट को अपने प्रीवियस लेटर से बदल दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अरे बदलोगे तो सेम प्लेस पे रहेगा। जैसे कंसोनेंट को बदला तो जहां एम है वहीं पे एल है, वॉवेल को बदला जहां वही, पोजीशन तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, सिर्फ लेटर बदल गए उस जगह पे। दिमाग में सेट है। अब बदलने के बाद आगे कुछ नहीं कह रहा है कि फिर इसको आप अरेंज करो, समझना बारीकी क्वेश्चन का। फिर ये नहीं कह रहा कि फिर इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो न्यू व्यवस्था है उसको अरेंज करो, बढ़ते घटते व्हाटएवर, लेफ्ट टू राइट या राइट, नहीं कहता है। तो ये सब करने की, ये जो ड्रामा जो किया हम लोग, ये नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है? तो जब ऐसे क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लेकिन एक बार पढ़ लो कि बस इतना ही है कि और भी आगे फर्दर प्रोसेस है ना, नहीं इतना ही तक है तो पढ़ेंगे। लेफ्ट से लेफ्ट लेफ्ट -7 4 कितना 3, कहां से लेफ्ट से? तो लेफ्ट से 3 कौन है? यू। लेफ्ट से 3 कौन है? यू। यू क्या है? वॉवेल है। अब वॉवेल को क्या कहा था? नेक्स्ट। यू का क्या होता है? भी। आंसर भी आया था, बनाने की जरूरत। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको, अगर आप बैंक की प्रिपरेशन करते हैं तो 20 मिनट्स में अगर 35 क्वेश्चन आपको नहीं बनाया तो 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स में बनाने का मैं सिंगल टीचर सुबोध सिंह, जो बैंकिंग का टीचर पढ़ाता है और कोई नहीं बैंकिंग टच करता है। 15 ईयर से मैं कंटिन्यू यही बैंकिंग को पढ़ाते आ रहा हूं। नहीं, गारंटी है बैंकिंग में आपको कि अगर 35 क्वेश्चन में आपको नहीं मार्क्स 35 आया 20 मिनट में, फिर जो कहिए आप। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो कहता है कि कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ये आपको अक्सर ये जो वर्ड्स मिलेंगे सब बैंकिंग में मिलते हैं ऑलमोस्ट, हालांकि अब मेंस में भी इसका यूज हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो कहता है कि क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट बिटवीन, यानी कितने लेटर है बीच में, किसके? तो सेकेंड लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम राइट इन, यानी राइट इन से सेकेंड वर्ड, तो यही नहीं इसका राइट इन है, ये क्या है? लेफ्ट इन। तो राइट इन सेकेंड वर्ड यानी कैट। अब कैट का कौन सा लेटर? सेकेंड, तो कौन सा? ए। राइट इन से सेकेंड वर्ड यानी कैट, और उस कैट का सेकेंड लेटर यानी ए, एंड सेकेंड लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट इंड, यानी लेफ्ट इंड से सेकेंड वर्ड यानी लेग का सेकेंड लेटर यानी ई के बीच में हाउ मेनी लेटर्स, ए और ई के बीच में कितने लेटर्स होंगे? तो ये तो सिंपल है, बी सी डी 3, जबकि इसके प्रीवियस वीडियो में क्लास में बताए थे, जब हाउ मेनी लेटर्स पूछा जाए तो दोनों का डिफरेंस कर दीजिएगा, आप -1 कर दीजिएगा, आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना? कुछ समझ में आया? यही जाइए तो बैंकिंग में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आरआरबी में देख लीजिए मिलेगा इसे। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। फिर एक क्वेश्चन कुछ नया आया, कहा कि LESA से कहता है कि कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा सकता है? नहीं, प्रत्येक अक्षर का केवल एक। अब केवल एक बार अगर यूज करना है तो देखिए, एक तो वर्ड सेल से बन जाएगा, एक क्या बनेगा? एक सील बनेगा। लेकिन प्रत्येक वर्ड लेटर का एक ही बार यूज करना है, ध्यान रखना है, यानी एस से सिर्फ एक ही बार यूज करना है। अब कहा था कि हाउ मेनी वर्ड्स विल बी फॉर्म, तो आंसर 2 हो जाता। ठीक है, इसलिए यहां आंसर कितना मारना पड़ेगा? एक, कि कहता है कि प्रत्येक अक्षर का केवल एक ही बार यूज करना है,
दोबारा यूज नहीं करना है। क्लियर है? तो एक ही वर्ड बनेगा सेल और कुछ नहीं बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन है दिया गया है, आंसर एक वर्ड है। क्या दिया है बाबू? आंसर, ANSWER। कहा कि कितने इसमें लेटर पेयर्स हैं? हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड आंसर विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेट। यानी एक वर्ड दिया जाएगा, आंसर, पॉल्यूशन, कुछ भी आपका, बिटवीन, अल्फाबेट, व्हाटएवर, कुछ वर्ड दे देगा और कहेगा इसमें बताओ कितने लेटर पेयर्स होंगे। तो जिन बच्चों का लेटर पेयर्स का पोजीशन पे कमांड है उनको ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, और जिनको पोजीशन नहीं है वो एबीसीडी पढ़ेंगे, है ना सर? क्या? तो देखो बनाने का तरीका, जो बेसिक तरीका है, आप ऐसा करो कि इसके फिलहाल पोजीशन लिख लो 1, 14, बट मेरा मानो तो आप इसके पोजीशन को याद कर जाओ, तब डायरेक्ट 1 2 3 4 5 एक पेयर। 1 यानी ए, 2 यानी बी है नहीं, 3 यानी सी है नहीं, 4 यानी डी है नहीं, 5 यानी ई है, यस, ए और ई पेयर हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो पोजीशन याद होगा तो ऐसे बनेगा बिना कलम लगाए। पोजीशन नहीं याद है तो फिर लिखो, फिर बनाओ, एबीसीडी पढ़ो, पोजीशन याद करो। अगर रीजनिंग में मार्क्स करना है तो पोजीशन याद करना हो, चाहे जो भी हो जाए। अब देखिए यहां से पोजीशन लिखिए, तो यहाँ 1 से पढ़िए असेंडिंग ऑर्डर में, और जो लेटर मैच कर जाए पोजीशन वही आपका पेयर कहलाता है। अब 1 या 2 है नहीं, 3 है नहीं, 4 है नहीं, 5 है, हाँ, तो 1 और 5 एक पेयर कहलाया। सर समझे नहीं? तो जैसे कि ए और ई के बीच में यहाँ कितने लेटर हैं? 3। तो कहा था ना कि एज इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो ए और ई के बीच भी देखिए कितने लेटर होते हैं? बी सी डी। ए और ई के बीच में कितने लेटर? 3। तो यहां भी ए और ई के बीच में 3, इसलिए ए और ई एक पेयर कहलाया। लेटर पेयर कंसेप्ट क्लियर है? ध्यान रहे इसमें ऑलवेज काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, दोनों साइड से काउंट किए थे, एक तरफ से नहीं। लिखा रहे न रहे, कारण इस क्वेश्चन बहुत बड़ा द्वंद है। इस क्वेश्चन पे द्वंद इन द सेंस ये है कि बिफोर 2011 जब ये क्वेश्चन आता था तो सिर्फ ऐसे ही लिखे आता था और उसमें मैक्सिमम बच्चों का आंसर गलती होता था। तो बोर्ड ने आखिर इस पर डिसाइड किया ऐसा क्यों है कि बच्चे आंसर गलती करते हैं। तो बोर्ड आंसर ये बनाती थी कि यू हैव टू काउंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज वेल एज राइट टू लेफ्ट। आंसर बनाता था बोर्ड, जो बैंकिंग की बोर्ड है वो दोनों तरफ से काउंट बनाता था। अब बच्चे, जबकि आप वैसे कोई भी रीजनिंग पढ़ता है या पढ़ाते हैं टीचर, तो क्या कहते हैं, जब तक तो कुछ कहा नहीं जाए इसका मीनिंग होता है लेफ्ट टू राइट। यू हैव टू काउंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अंटिल एनीबॉडी से फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, है ना। तो उसके बाद से देखिए इन सब क्वेश्चनों में अब लिख के आता है यहाँ बगल में कि टू एंड फ्रो यानी बोथ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज वेल एज राइट टू लेफ्ट, ये लिख के आता है। ठीक है, इसलिए लेटर पेयर में ध्यान रखिएगा, ये क्या आए ना आए आपको दोनों तरफ से काउंट करना है। अब आइए 1 से हो गया, अब 14 से पढ़ते हैं। तो 14, 15, 16, 17, 18 एक पेयर ये भी हुआ। 14 के बाद 15 है नहीं, 16 है नहीं, 17 है नहीं, 18। तो 14 और 18 के बीच में कितना? 3। तो एन और आर के बीच में यहाँ 3 लेटर है, तो एक्चुअल में भी एन और आर के बीच में भी 3 होगा। ओ पी क्यू 3 लेटर है, हाँ सर, तो 2 पेयर हुआ। फिर 19 से पढ़ेंगे, पढ़ना सबसे बहुत। 19, 20 है नहीं, 21, 22 नहीं, 23 से बड़ा नंबर है नहीं, 5 से बहुत बड़ा होगा नहीं, इधर पर 18। फिर इधर से पढ़ना है 18, 19, 20, 21 नहीं है, पढ़ेंगे 5, 6, 7, 8 नहीं, 23 से बड़ा नंबर है नहीं, 19 से कोई बड़ा है नहीं, 14 से कोई बड़ा है नहीं। पेयर कितना बना? 1, 1, 2। आंसर हो जाएगा 2 पेयर। क्वेश्चन याद होगा तो बाबू आपका कोई सानी नहीं, आपका रिजल्ट का रोकने वाला कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन याद नहीं करोगे तो फिर तो आपको बस, कुछ बच्चे ऐसे भाग मिलते हैं, सर हम लोग तो पहले ही पेज पर लिख लेते हैं, शाबाश, लिख के तो क्या कर लिए, गजब हाल है। इतना एम्पल टाइम थोड़ी मिलता है बस। अच्छा आर का कहाँ है, फिर पेज पलटेंगे, आर का ढूंढेंगे, अच्छा डब्ल्यू किधर है, डब्ल्यू का फिर ढूंढेंगे, तब तो ढूंढते रह जाओ, रिजल्ट तुमको ढूंढेगा। कहाँ हो बउआ, सॉरी इस बार नहीं हुआ, अगले बार फिर फॉर्म भरना 2000 लगा। चलिए अभी तक तो हम लोग अल्फाबेट पर जद्दोजहद कर रहे थे, सारे पैटर्न्स को ऑलमोस्ट मैंने आपको खंगाला है बहुत। अब एक ही बार सारा पैटर्न कैसे आ जाएगा, एक मैंने कोशिश किया कि वर्बल को 1 शॉट में फिनिश करने का, इसलिए मैं सब में से कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन किया
अब आइए कुछ क्वेश्चंस आ गए यहाँ पे कैलेंडर का। कहता है कि जरा मुझे बताइए आप 14 मार्च 2010 को कौन सा दिन था। तो मैं अब पूरा कंसेप्ट तो संभव नहीं है, बट मैं कैसे बनाएंगे हम लोग ये समझ के प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कहा कि 14 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा। कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, कंसेप्ट समझिएगा। जब भी कोई डेट को डे निकालना हो तो यहां एक माइनस कर दीजिएगा, तो डेफिनेटली ये वैल्यू हो जाएगा 2000 प्लस 9। 2009 होगा तो 2009 को 2000 प्लस 9 लिख देंगे। अब प्लस 14 मार्च का मतलब है बाबू जनवरी, फरवरी और मार्च। अब मार्च में कितना लिया है? 14 लिया है, बात खत्म, और कुछ नहीं करना है। समझिए, इतने में किसी को दिक्कत नहीं। अब यहां पे मेन चीज क्या है कि हमें एक ऑड डे निकालने का कंसेप्ट होता है। ऑड डे कैसे निकाल, तो ध्यान रखिए, ये जो 2000 है ये सेंचुरी है। सेंचुरी का मतलब 2000, 1900, 1800, 1700, 100, 200, 300, 400। क्लियर है? तो सेंचुरी ईयर्स में कैसे निकालते हैं ऑड डे समझ लीजिए। यदि वो 100 अगर आ रहा है तो उसमें 5 ऑड डे होता है, और यदि 200 आएगा तो उसमें आपका 3, और यदि 300 आएगा तो 1, और 400 आएगा उसमें 0। तो एवरी 400 पर ये डाटा जो है सो ऑड डे 0 हो जाता है। ठीक है, अब जैसे 2000 है तो ये 400 का मल्टीपल में है, तो यहां पे ऑड डे हो जाएगा 0। सर यदि ये 1900 होता तो क्या करते सर? कोई दिक्कत नहीं, तो पहले 400 में इसको 0 कर लेंगे, तो 400 का मल्टीपल का मतलब 1600, अब प्लस कितना 300, तो 1600 मतलब 0, और 300 का मतलब कितना 1, यानी इस 1900 में मात्र 1 ऑड डे। सर ठीक है 1900, यदि सर ऐसा होता कि 1700 होता तो सर कोई दिक्कत नहीं, 1700 को पहले सेंचुरी 400 का मल्टीपल तोड़ लेंगे तो कितना 1600, 0, 100 मतलब इसमें कितना ऑड डे होगा 5। सर यदि ये तो ठीक है, मान लिया जाए सर कि अगर क्वेश्चन हमारा होता कि 3100 में कितना ऑड डे, तो 400 का मल्टीपल में जाइए तो कितना 2800, प्लस 300, 300 का मतलब कितना 1। समझ में आ गई बात? डन, वेरी गुड। आइए चलिए, ये तो बात हो गया कि सर अब इसके बाद ये 9 जो है वो ईयर है। अब 9 ईयर में आपको सिर्फ एक लीप ईयर, जितना लीप ईयर है वो ऐड कर दीजिए। तो 9 ईयर में कितना लीप ईयर? 2004, 2008, 2, बस 2 ऐड कर दीजिए, बात खत्म। अब यहाँ ये जनवरी कितने दिन का होता है? 31 दिन का। 31 दिन में कितना ऑड डे होगा? ऑड डे का मतलब होता है बाबू कि टोटल नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाई 7। तो 31 में 7 से भाग देंगे, कितना रिमाइंडर रहेगा? 3। फरवरी किसका है? 2010 का है, जनरल ईयर है, तो यहाँ लीप ईयर कितना हो जाएगा? 28 में 0। अब मार्च 14 है तो 7 से भाग दिए, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे सब जोड़ लीजिए, ये 9 2 11 हो गया बाबू। अब जोड़िए तो 11 3 कितना 14, और 14 आपका किससे 7 से मल्टीपल है तो 0, और 0 का मतलब होता है आपका संडे। 0 का अर्थ होता है संडे। ध्यान रखिए, यदि 1 रिमाइंडर आता तो मंडे, यदि 2 आता तो ट्यूसडे, यदि 3 आता तो वेडनेसडे, 4 आता तो थर्सडे, 5 आता तो आपका फ्राइडे, और 6 आता तो सैटरडे, और 7 यानी 0 आता तो संडे। यदि सारा वैल्यू हमने ऐड किया, अगर 7 से पूरा वैल्यू कट गया, 0 हो गया, 0 मतलब संडे, यानी आपका उस दिन क्या था? रविवार था। क्या था उस दिन? रविवार था। चलिए बाकी सब फाउंडेशन में हम लोग क्लियर करेंगे, कितना जल्दी बना सकते हैं हम लोग इसको। आइए क्वेश्चन आया कि यदि 23 मार्च को मंगलवार था तो उसी वर्ष 17 जुलाई को कौन सा दिन था? कोई इश्यू नहीं है, देखिए बेसिक एकदम कोई टेंशन नहीं। मार्च तो क्या था? ट्यूसडे बाबू, तो पूछ रहा है कब? 17 जुलाई को कौन सा? टेंशन नहीं लेना, सीधे क्या करो 23 मार्च से 17 जुलाई तक चले जाओ, टोटल डे। अब देखो मार्च का महीना है, मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल, फिर मई, फिर जून, और जुलाई कितना मांगा है? 17, 17 की बात करते। अब देखो 23 मार्च से आगे जाओगे ना तो मार्च 31 का महीना होता है, तो मार्च में कितना दिन बचेगा? 8। सर 23 को पता है, इसे 23 8 कितना 31 होता है ना, 31 का महीना होता है, तो मार्च में 8। अप्रैल, ये देखो मार्च के बाद क्या है? अप्रैल, अप्रैल 30 दिन का होता है, 30 में कितना ऑड डे? 2।
मई 31 का होता है कितना 3, और जून कितना होता है 30 का, तो 2, बात खत्म। अब काट दो 7 में 14 कितना 3, अब काटना चाह रहे हो तो काट दो 8 3 11, 11 3 14, 0 2 2 कितना होगा 4। अब यही 4 क्या करो तुम इस ट्यूसडे में ऐड कर दो, तो 4 और 2 कितना होता है 6, 4 और 2 6, और 6 होता है किसका सैटरडे का। आंसर हो जाएगा सैटरडे, आंसर हो जाएगा सैटरडे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही फिर उसी तरह से क्वेश्चन है कि कहता है कि एक दूसरा टाइप क्वेश्चन है कि सर 15 Feb 1789 को यदि फ्राइडे है तो फिर 15 Feb 1790 को कौन सा डे होगा। तो गौर आप किए होंगे क्वेश्चन पे, तो इसका डे सेम है और इसका मंथ सेम है, सिर्फ ईयर क्या है नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट ईयर का ऐसी कुछ कहानियां हैं कि यदि आप जनरल ईयर से जनरल ईयर जाते हो, डेट और मंथ सेम हो, तो उसमें 1 डे ऐड कर देना। यानी अब ये 89 है जनरल ईयर और 90 इज ऑल्सो जनरल ईयर, है ना। तो कहता है कि आपका शुक्रवार है तो अगला एक दिन जोड़ दोगे क्या हो जाएगा आपका शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू 90 देख लो, नहीं कटेगा 4 चौका 16, और आपका नहीं कटना चाहिए 4 चौका 16 यानी 19 नहीं कटेगा, ठीक है। तो जनरल से जनरल ईयर जब जाते हैं तो एक दिन जोड़ते हैं, और यदि जनरल ईयर से लीप ईयर में कब, जब डेट और मंथ क्या हो सेम हो, ध्यान रखना कंटिन्यू जा रहे हैं। तो जब ऐसे हो तो जनवरी फरवरी में एक दिन, अब मार्च से दिसंबर में बाबू 2 दिन जोड़ कर निकाल लीजिएगा। और यदि ऐसा क्वेश्चन हो कि लीप ईयर से जब जनरल ईयर जाने की कंडीशन आए तो जनवरी फरवरी में 2 दिन जोड़ देना, अब मार्च से दिसंबर में +1 दिन, आपका डाटा निकल जाएगा यदि कंटिन्यू फॉर्मेट में। तो यदि कंटिन्यू है तो क्लियर है कंसेप्ट, यस सर। चलिए आगे बढ़े, आपका आंसर वहां सैटरडे इंतजार करना है ना। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ ठीक है, करेक्ट, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए फिर एक बात कर रहे हैं आपके लिए, यही है कि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप सबों के लिए, आप जल्द से जल्द इनरोल हो जाइए हमारे बीपीएससी एडीओ के बैच में, ताकि आप और भी इसका बेसिक बातें समझ सके, रीजनिंग का, मैथ का, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी बारीकियों को समझ सके। देखिए क्वेश्चन मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि ठीक है आप पढ़े हो, बट एक बार पढ़ के देखो मजा आएगा। पढ़नी अलग चीज है और विद इन टाइम में क्वेश्चन बनाना ये जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। मुझे आती है तो जरा दिखाओ। तो बहुत लोग कहते हैं ना कि अरे मुझे ये तो काम आता है, तो कुछ होशियार लोग होते हैं कहते हैं अच्छा बेटा करके दिखा तो जरा, तो जा भूल गए। तो बेटा वैसे काम से क्या मतलब, वैसे जानकारी किस काम की, है ना। भूल गए या दिन भर लगे हुए हैं। लोग कहते हैं बेटा तुमसे अब ना हो पाएगा। जैसे कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं पटना 10 साल से, अपने तो रिजल्ट ले नहीं रहे हैं, और जो आने वाले कमिंग जो बच्चे हैं उनको भी बरगला रहे हैं, अब क्या होगा पढ़ के, ये कर लो, ये कर लो, फलना कर लो, इससे हो जाएगा। अरे बेटा पढ़ने का मतलब है कि पहले कंसेप्ट क्लियर करो। अब वो एक ही चीज होगा, आपको क्लासरूम आइए और क्लासरूम में उसको मजे, उसको जैसे बर्तन मजा आता है ना, वैसे क्लासरूम में ऑफलाइन में मजा आता है विद्यार्थी नहीं, तब वो आके हीरा निकलता है ना। इसलिए आइए, और आपको बेनिफिट नहीं होता है तब की बात है ना। आइए आपको एक से एक ट्रिक बताएंगे हम लोग क्वेश्चन विद इन टाइम में बनाने का। नहीं चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देना जरूरी है। अब देखिए उसी कड़ी में हम कैलेंडर के आगे क्वेश्चन हमारा आया कि 1985 का कैलेंडर कब फिर हम दोबारा यूज करें। कोई भी ईयर का कैलेंडर हो कब यूज कर सकते हैं, आपके लिए एकदम कोई टेंशन नहीं। कोई भी ईयर हो उसमें 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा 4 से डिवाइड करिएगा। यदि रिमाइंडर 0 आता है तो उस ईयर में 28 साल जोड़ दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा डायरेक्ट, कोई टेंशन नहीं। यदि रिमाइंडर 1 आएगा तो उसमें 6 ईयर जोड़ दीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। यदि रिमाइंडर 2 और 3 आएगा तो उसमें 11 साल जोड़ दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। क्यों, अभी आप एग्जाम देने जा रहे हो, क्यों होगा मैं बताऊंगा। आइए फाउंडेशन, अब 85 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा वो पता ही है, 1 आएगा रिमाइंडर, है ना। 21 से 84, एक आया मतलब 6 साल जोड़ दीजिए, 85 या 6 कितना होता है, 6 5 11, 91 होता है। आंसर आपका 91 हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं ज्यादा माथा पेशी करने का।
ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करना है आपको, रिजल्ट लेना है तो मिलिए हमसे, आइए राजधानी कोचिंग बैच ज्वाइन कीजिए, देखिए मजा आएगा। चलिए कैलेंडर का मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने आपके सामने डील किया। अब आइए हम डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। क्या डायरेक्शन है? तो क्वेश्चन का नेचर के ऊपर चलता है कि क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाहता है। कहता है कि ए पर पहुंचने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में जाना है। तरीके हजार है, कई तरीके से बनाए जाते हैं, मैं आपको शॉर्टकट में ले चलता हूं कि बिना उतना माथा पेची किए हुए। कहता है कि प्रिंस जैसो ए से कहा तो ईस्ट में चला कितना 6 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद राइट मुड़ता है, तो ईस्ट के राइट में मुड़ता है तो मतलब ईस्ट के राइट में साउथ होता है, और साउथ मुड़ के कितना किलोमीटर चलता है 3 किलोमीटर। फिर उसके बाद फिर राइट मुड़ता है, तो साउथ के राइट में वेस्ट होता है, सबको पता है, और कितना किलोमीटर 8 लिख दीजिए। फिर कहते हैं फिर एक बार और राइट मुड़ता है, तो वेस्ट के राइट में पता है लेकिन नॉर्थ होता है, हाँ सर। और कहां पहुंच जाता है बी पे, और कितना किलोमीटर चलता है 3 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है फिर से बिंदु ए पर, यानी फिर यहां से यहां पहुंचने के लिए उसको किस दिशा में और कितनी दूरियां तय करनी, कोई टेंशन नहीं। देखिए प्राथमिक हमारा क्या है ईस्ट, तो इसमें और कहीं ईस्ट का यूज है नहीं, ठीक है। तो क्या करना है, ईस्ट का जस्ट अपोजिट ले लेना है। ईस्ट का अपोजिट क्या होता है वेस्ट, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, और डाटा कैंसिल कर देना है 6 और यहां से 6, तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, वेस्ट में 2, 6 2 8, वेस्ट बच गए 2, जो कम था कट गया। अब आगे जाएंगे तो साउथ और नॉर्थ बचे, ये दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो जब अपोजिट वैल्यू जब दोनों इक्वल हो तो क्रॉस कटा दी, तो आपका यहां डाटा बच गया वेस्ट में कितना 2 मीटर। अब देखो क्या है आंसर, यदि क्वेश्चन कहता कि ए से बी की सीधी दूरी और दिशा क्या है तो वेस्ट में 2 मीटर, बट इसका उल्टा कह रहा है कि नहीं आप ए तरफ फिर दोबारा पहुंची जहां चले थे, तो इसका मतलब है 2 मीटर तो होगा, बट ईस्ट वेस्ट का अपोजिट ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ईस्ट में 2 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा आपका सी, ईस्ट में 2 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। है कि नहीं आसान? डायग्राम जहां बहुत जरूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा, बेसिक क्वेश्चन के लिए डायग्राम की जरूरत नहीं है, बस इस पे करिए। मैं आगे क्वेश्चन पे डिस्कशन करने चल रहा हूं। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे इस तरह से आता है कि अनिल जो है सो के से चलना शुरू करता है, ठीक है। के से गया कहां, ईस्ट में, और कितना गया 30 मीटर लिख लिए। फिर उसके बाद राइट मुड़ता है, और राइट मुड़ता है तो ईस्ट के राइट में पता नहीं साउथ है, और कितना चलता है 20 मीटर, ठीक है। एम पॉइंट पे रहने दीजिए। फिर वो लेफ्ट मुड़ता है, तो भाई साउथ के लेफ्ट में जाएंगे, फिर वो सेकंड ईस्ट, और कितना चलता है सर 35, टेंशन मत लीजिए। फिर क्या कह रहा है, फिर राइट मुड़ता है, अब ईस्ट के राइट में फिर 1 सेकंड साउथ, ईस्ट के राइट में फिर साउथ, और साउथ कहां आर पे पहुंचने के लिए वो कितना 28 मीटर चलता है। फिर कहता है अंत में फिर राइट मुड़ता है, तो साउथ के राइट में आपको पता है कि वेस्ट होता है, और वेस्ट में कितना चलता है, अच्छा 50 मीटर चलता है, और कहां पहुंच जाता है एक्स पे पहुंच जाता है ना। यानी ये इनिशियल हुआ, ये फाइनल। तो क्वेश्चन आपसे कहता है कि बिंदु के संदर्भ में बिंदु एक्स, ओह बेकार इतना मेहनत की हमने, इतना मेहनत करना ही नहीं था। क्यों सर? कि आपने क्वेश्चन लास्ट में पढ़ा नहीं, के से एक्स किस दिशा में है, ठीक है। तो के से एक्स जाना है, तो पहले तो यहां वैल्यू आप निकाल लीजिए। ईस्ट कितना है आपका, यहां देखिए आपका ईस्ट में दोनों वैल्यू जोड़ लीजिए पहले, तो ईस्ट ईस्ट कितना हो जाएगा, ईस्ट में 65, 30 35, और इसका अपोजिट वेस्ट कितना है 50, तो वेस्ट कट जाएगा, हाँ सर। तो कितना हो जाएगा, ईस्ट में 15 मीटर, और साउथ है 2 बचा है। अब देखिए हालांकि आपको डिस्टेंस से मतलब नहीं है, तो बचा क्या है, साउथ और ईस्ट बचा है, आंसर आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, तो सीधे साउथ ईस्ट आंसर, क्योंकि 2 ही डायरेक्शन बचा है, ईस्ट और क्या बचा है साउथ, इसलिए आंसर साउथ ईस्ट। कोई जरूरत नहीं है इस मैथमेटिकल वैल्यू का। आगे चलिए, अब एक क्वेश्चन कहता है कि रोहन का मुख वेस्ट में है, ठीक है, यानी आपका इनिशियल डायरेक्शन वेस्ट दिया गया है कुल, उसके बाद 45 डिग्री वामावर्त, यानी एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री लिख दिया।
अब फिर 180 क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज 180 मूव कर दिया। अब कहता है उसका मुख किस दिशा में, यानी लास्ट डायरेक्शन पूछ रहा है। इनिशियल जब गिवन हो और कुछ इस तरह से काम किया गया हो और लास्ट डायरेक्शन पूछा जा रहा हो, कोई टेंशन मत लीजिएगा। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जैसे ये दोनों अपोजिट होते हैं तो 45 यहां से काट दीजिएगा, तो डेफिनेटली आपको बचेगा कितना, 135 डिग्री, है ना। 135 डिग्री क्या, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज 135 का मतलब होता है 90 प्लस 45, 90 मतलब एक राइट और हाफ राइट, किसका, वेस्ट का। तो वेस्ट के राइट में जाएंगे तो क्या मिलेगा सर, वेस्ट के राइट में नॉर्थ मिलेगा, और नॉर्थ से फिर 45 में तो क्या मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट मिलेगा, बात खत्म। आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, क्या करना है, अब मान से इसमें कलम की जरूरत थी नहीं थी, क्यों, कि क्वेश्चन पूछा लास्ट डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज 45 और यहाँ 180 क्लॉकवाइज, तो 45 और 180 हटा दीजिए, कितना हो जाएगा 135 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज 135 का मतलब होता है पूरा 90 और 45, और 90 का मतलब परफेक्ट राइट और 45 का मतलब आधा राइट। तो पहले दिए गए डायरेक्शन का राइट चलेंगे तो वेस्ट के राइट में क्या होता है, नॉर्थ 90 डिग्री, फिर जाएंगे तब ना ईस्ट मिलेगा 90 डिग्री पर, लेकिन अटका कहा दिया 45 मतलब ना नॉर्थ रहे ना ईस्ट रहे, नॉर्थ ईस्ट रह गए, आंसर नॉर्थ ईस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक घड़ी है जो रात्रि के कितने बजा रहा है, 9 बजाने की इशारा कर रही है। घड़ी में कितना टाइम हो रहा है बाबू, 9 बज रहा है। हम काहे टेंशन में रहे, 9 बज रहा है तो बज रहा है। यहाँ आवर साहब हो गए, सॉरी यहाँ मिनट साहब हो गए, यहाँ आवर 9 बजा दिए हम लोग। अब कहता है यदि आवर की सुई नॉर्थ में है तो ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ के राइट में ईस्ट है, और इधर साउथ है, इधर वेस्ट है, बात खत्म। तो कह रहा है कि यदि वही घड़ी उसी स्थिति में रहती है, अब प्रातः 2 बजे, तो प्रातः 2 बजेगा तो भैया 1 1 2, यहाँ पे साहब आवर होंगे, यहाँ पे मिनट साहब होंगे। तो कहता प्रातः 2 बजे मिनट की सुई किस दिशा में इंगित करेगी, लाहौल विलेज जहां है वही रहेगा, ईस्ट रहेगा। आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, है ना। आवर का कहता तो आंसर बदलता नहीं, साउथ ईस्ट हो जाता, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ऑलमोस्ट मैंने कोशिश किया है कि क्वेश्चन का समावेशन हर टाइप में से 1-2 रखा जाए, ताकि बच्चे जब एग्जाम देने जाएं या जा रहे हैं जो बच्चे हमारे एग्जाम देने, उनको एक बार रिवीजन के तौर पे देखा जाए ना। बिल्कुल इस वीडियो को देखें आप, शेयर करें, मजा आएगा सबको बढ़िया से क्वेश्चन करने में। आइए इस क्वेश्चन की ओर देखते हैं कैसे बनाएंगे। कहता है कि वन मॉर्निंग, आज क्या है, तो चित्रांशी और आयान एक दूसरे की ओर चेहरा किए हुए हैं। ठीक है, एक सुबह में चित्रांशी और आयान एक दूसरे की ओर चेहरा किए हुए, तो चेहरा किए हुए तो कहीं भी चेहरा कर सकते हैं, चेहरा ऐसे भी कर सकते हैं आमने सामने, है ना बाबू, या चेहरा ऐसे भी कर सकते हैं। क्या मेरी बात सत्य लग रही है। अब मॉर्निंग की बात है, तो मॉर्निंग की बात है तो इधर सूरज लला, इधर सूरज लला, है ना जी, इधर से इधर रोशनी पड़ेगी, इधर से पड़ेगी, इधर से पड़ेगी। तो ये डिपेंड करता है कि ये स्ट्रक्चर होगा कि ये, जब हम अगली लाइन पढ़े तो कहता है इफ द शैडो ऑफ आयन फॉल्स टू द लेफ्ट ऑफ ओ, किसी व्यक्ति का शैडो किसी के लेफ्ट और राइट में तभी पड़ेगा जब सोर्स ऑफ लाइट आपके लेटरल साइड से है। जब आपके दाहिने ओर से, जब आपके दाहिने कंधे पर लाइट इधर से पड़ेगी तो बाईं ओर शैडो बनेगा, और जब बाईं ओर से लाइट आएगी तो दाहिनी, तभी आपके दाएं बाएं शैडो बनेगा। अब सामने आएगा तो सामने से लाइट आएगी तो कहां शैडो बनेगा, पीछे बनेगा, पीछे से आएगा तो आगे बनेगा। इसका मतलब है ये साहब नहीं होंगे, यानी ये होंगे। तो इसका हम फिर से बना डायग्राम। जब ऐसे क्वेश्चंस हो कि 1-2 मित्र हैं, सुबह के समय इवनिंग के समय, जब भी एक दूसरे की ओर चेहरा करके एक दूसरे के विपरीत दिशा में खड़ा होकर के चाय पी रहे हैं, गप कर रहे हैं, व्हाटएवर जो कर रहे हैं, और उनका शैडो उनके बाएं, उनके दाएं, खुद के बाएं, खुद के दाएं, या ए का दाएं, बी के बाएं, कुछ भी टेंशन लेने का नहीं, कूल हो जाए। एक कंसेप्ट सारा क्वेश्चन सॉल्व,
क्या करना, ऐसे डायग्राम बना लेना, ठीक है। मॉर्निंग कर रहा है, मॉर्निंग कर रहा है, तो इधर आप सूरज भाई को समझने के लिए, बाकी आप होशियार। तो इधर सन मॉर्निंग में यानी ईस्ट, ऑटोमेटिक इधर वेस्ट, ऊपर में बाबू नॉर्थ, नीचे में क्या होगा साउथ। और जब सन की रोशनी जब इसके ऊपर पड़ेगी तो डेफिनेटली जो शैडो होगा इसका इधर बनेगा, इसका इधर बनेगा, समझने के लिए। तो यह खुद के व्यक्ति के कहा राइट में, आई खुद के कहा लेफ्ट। यदि मैं यहां हूं तो मेरा शैडो मेरे लेफ्ट में, यदि मैं यहां हूं तो मेरा शैडो मेरे राइट में। मैं ऐसे हूं, रोशनी इधर से पड़ रही है तो मेरे लेफ्ट में बना कि नहीं बना। अच्छा यदि मैं ऐसे हूं, चेहरा की हूं, रोशनी इधर से पड़ी तो मेरे राइट में बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो ये काम कर लो, बात खत्म। अब आओ क्वेश्चन, ये लेफ्ट जिधर शैडो बन रहा है उसका लेफ्ट राइट लिख लो, उस व्यक्ति का लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन पे क्या कहता है कि यदि शैडो ऑफ आयंस फॉल टू द लेफ्ट ऑफ, इसी शब्द पर ध्यान देना, चित्रांशी के लेफ्ट। तो इधर देखो लेफ्ट राइट ऊपर है कि नीचे, सर नीचे लेफ्ट, समझना प्यार से, लेफ्ट ऑफ चित्रांशी, लेफ्ट यहां है, यहां पे चित्रांशी, यहां पे आया, हो गया क्वेश्चन का बन गया, क्वेश्चन सॉल्व। तो पूछा कि आयान का फेस कहां है, आयान यहां बैठा है, फेस कहां है, डाउन में है, और डाउन में कौन सा डायरेक्शन है, साउथ। आंसर हो गया बस साउथ, कुछ नहीं। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा कोशिश ये था कि डायरेक्शन में जो क्वेश्चन बेसिक्स होते हैं कि आपका इनिशियल से फाइनल का कंपेयर करना, मैं वो डिस्कस कर दिया, या फाइनल से इनिशियल का वो भी डिस्कस कर दिया। उसमें आपको साइडो से रिलेटेड था क्वेश्चन, मैंने वो डिस्कस कर दिया। एंगल पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, मैंने वो डिस्कस कर दिया, है ना। क्लॉक पे आता है, वो भी मैंने डिस्कस कर दिया। क्लियर है क्वेश्चन सब। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसमें कुछ हमने कुछ क्वेश्चन रैंकिंग का यहाँ इंट्रोडक्शन डाला है। रैंकिंग का इंट्रोडक्शन मैंने क्या किया है, कहता है कि आपका कि एक क्लास है, एक क्लास में कुछ विद्यार्थी रखे गए, ठीक है ना, और उस विद्यार्थी में हमको देखना है कि क्या रैंकिंग है, ठीक है ना। कहता है कि क्लास में टोटल नंबर ऑफ विद्यार्थी कितना है बाबू, 32। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 32। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 32। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। और कहता है कि आकाश इज 12 फ्रॉम राइट एंड, वाइल प्रिया इज 18 फ्रॉम लेफ्ट। देखो हावड़ा के क्वेश्चन को फट से अच्छे 32 आदमी है, इधर राइट इधर लेफ्ट, अब 32 लिखे, अब बैठ के मोबाइल है। अब फिर अरे क्वेश्चन तो पहले बेटा, एक बार क्वेश्चन तो पढ़ लो, फिर तुम जो करना है वोमिटिंग करते रहो, है ना। समझो पहले क्वेश्चन, क्वेश्चन का नेचर जिस दिन समझ में आ गया, तुम कलम नहीं लगाना बंद कर दो। मैं इसी दावा नहीं करता, तुम बैंकिंग का उस्ताद आदमी हूं, समझो। क्वेश्चन कहा कि 32 व्यक्ति, ठीक है। तो कहता है कि आकाश का रैंक 12 है, कहां से राइट से, और प्रिया का रैंक 80 है लेफ्ट से, ठीक है। तो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हाउ मेनी पीपल स्टैंडिंग बिटवीन देम, कहा आकाश और प्रिया के बीच में कितने व्यक्ति। क्वेश्चन क्या है, बिटवीन का है। क्वेश्चन किसका है, बिटवीन का है। तो बिटवीन का क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, नहीं पता है आपको। बिटवीन निकालने का अर्थ जिन दो व्यक्तियों के बीच में पूछा जा रहा है, सबसे पहले उनका डायरेक्शन देखते हैं, सेम डायरेक्शन में है कि डिफरेंट डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है कि डिफरेंट डायरेक्शन में। तो आकाश का रैंक कहां से लिया है, आकाश का रैंक राइट से लिया है, प्रिया का रैंक कहां से लेफ्ट से लिया है। इसका मतलब दोनों का रैंक डिफरेंट इनसे। तो जैसे ही बिटवीन पूछे और दोनों का रैंक डिफरेंट इनसे हो, तो पहला काम बिटवीन निकालने का क्या है, आकाश और प्रिया के रैंक को ऐड करो। पहले क्या करना तुम, जैसे डिफरेंट है दोनों का रैंक ऐड करो, तो 18 और 12 कितना होता है, 30। अब इसको कंपेयर करो टोटल नंबर ऑफ पर्सन से, तो टोटल नंबर पर्सन कितना है, 32। अब बताओ टीएनपी क्या है, इन दोनों से ज्यादा है। जब क्वेश्चन दोनों का रैंक यदि टीएनपी से कम है, तो सीधे टीएनपी अब माइनस इन दोनों का रैंक घटा दोगे, तुम्हारा आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 2। सर ये तो ठीक है। यदि ऐसा होता
कि यदि दोनों का रैंक मान लिया सर कि 35 आता जोड़ने के बाद और टीएनपी आपका 32 है, तो क्या करते? कुछ नहीं करते, जो ज्यादा है उसमें से कम घटा देते और एक्स्ट्रा 2 घटाते। क्यों? क्योंकि ओवरलैप होता। हमने घर में दिया 32 बच्चे, आपने 35 कहां से जन्मा दिया? समझ में आ रहा है? हमने दिया 32, आप दिखा रहे हो 35, इसका मतलब क्या है? ओवरलैप है, यानी आप किसी को दोबारा गिन रहे हो। तो सीधा कॉन्सेप्ट कहता है कि दोनों का रैंकों का एडिशन माइनस टीएनपी -2 कर देना, आंसर परफेक्ट निकल जाएगा, कहीं कोई गलती नहीं। ठीक है ना? अच्छा, ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए, अरे बेटा जब दोनों इक्वल हो जाएगा मतलब पड़ोसी हो गया, एडजेसेंट हो गया, मतलब बिटवीन 0, बात खत्म। कंडीशन कितने होंगे? 3 होंगे। या तो टीएनपी से वैल्यू कम होगा, यदि टीएनपी से कम है तो नॉन ओवरलैपिंग, तो टीएनपी माइनस दोनों का वैल्यू बिट में निकल जाएगा। यदि टीएनपी से इन दोनों का वैल्यू ज्यादा है तो दोनों का वैल्यू में से टीएनपी माइनस एक्स्ट्रा 2 कर देंगे, बिट में निकल जाएगा। और यदि दोनों टीएनपी और दोनों का रैंक भी इक्वल है तो पड़ोसी है, एंड बिटवीन 0 0। कंसेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि 28 विद्यार्थी आए तो है, मैं क्या करूं, है ना? अब कहता है कि टोटल नंबर ऑफ विद्यार्थी कितना? 28 है। ठीक है, ये जो जमुना जी है 12 फ्रॉम कहां है? लेफ्ट से, कोई बात नहीं। और गंगा जी 19 फ्रॉम राइट इन। ठीक है, दोनों का रैंक डिफरेंट इन से, कोई बात नहीं। अब क्या कहता है? सरस्वती वाज सीटेड एग्जैक्टली बिटवीन देम, तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सरस्वती फ्रॉम द राइट इन? टेंशन काहे ले रहे हो जी? पर ये तो देखो बीच में कितने जानवर हैं, 28 बच्चे हैं, 12 लेफ्ट से और राइट से कितने? 19, और 19 12 जोड़ो तुम कितना होगा? 31। ओवरलैप हुआ कि नहीं हुआ? ओवरलैप हुआ। तो टोटल बचे 28 है, दोनों का रैंक जोड़ रहे हो तो कितना हुआ? 31। अभी मैंने समझाया था। अब 31 माइनस 28 -2 करोगे तो आपको पता है ना कितना होगा? कितना होगा? 31 28 आपका 30, बीच में कितना बचेगा? मात्र 1। बीच में कितना बचेगा? मात्र 1। ध्यान रखना, यानी ये कहानी कुछ इस तरह से होगी, ओवरलैपिंग की होगी, बीच में 1 होगा, है ना? तो जमुना जी कितनी है? 12 फ्रॉम लाइफ, तो ये जमुना जी हो जाएंगी और ये गंगा जी हो जाएंगे राइट से कितना? 19। ठीक है, और बीच में यहां आ जाएंगी सरस्वती। तो कहता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सरस्वती फ्रॉम राइट इन? तो राइट इन इधर से चलेंगे ना, तो ये 19 है, ये कम हो जाएगा, 18 आंसर हो जाएगा। बनाने की कोई जरूरत नहीं है, समझना जाता। रीजनिंग कहता ही है कि मुझे समझो, मुझे कलम लेके घसीटो नहीं। मैं मैथ नहीं हूं कि बैठ के लगे हुए हो a² + b² का फॉर्मूला ठोके जा रहे हो। मुझे समझो, तुम जिस दिन मुझे समझ जाओगे मैं तुझे कलम नहीं लगाने दूंगा। रीजनिंग ये क्या है ना? सिटिंग में भी बनाओ, सब छोटे छोटे क्वेश्चन में। क्वेश्चन फिर समझो क्या है। 28 बच्चे हैं, जमुना का रैंक लेफ्ट से है, गंगा का रैंक राइट से है। ठीक है, और कहता है कि यदि इनके ठीक बीच में सरस्वती बैठी हुई है तो पहले ये तो पता करें कि गंगा और जमुना के बीच में है कितने बच्चे, उसके बाद में बीच में सरस्वती बैठाएंगे। तो देख रहे दोनों का इंड अलग अलग है, तो दोनों का रैंक पहले ऐड करोगे। 19 और 12 में कितना? 31, और 30 होने टोटल बच्चे कितने? 28। इसका मतलब ये ओवरलैप हो गया। ओवरलैप हुआ तो कितना बीच में है दोनों के? तो क्या कहा मैंने कि जैसे ज्यादा हो दोनों का रैंक में से 28, अब -2 कर दें ओवरलैपिंग के साथ। 28 2 30, 31 में 2 कितना? 1। यानी इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग के बीच में 1 बैठेगा, और वो 1 कौन बैठेगी? सरस्वती बैठेगी। ये कहता है ना कि सरस्वती सीटेड एग्जैक्टली बिटवीन देम, इन दोनों के ठीक बीच में बैठी है। तो गंगा का, क्योंकि सरस्वती का रैंक कहां से पूछा? राइट से, तो गंगा राइट से कितने नंबर पे? 19। राइट से 19 है, पीछे जा रहे हैं तो कहां? 18। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि यदि एक पंक्ति में एक छोर से 27वें, दूसरे छोर से 28वें 38वें व्यक्ति पे है तो पंक्ति में, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सीधा सा क्वेश्चन कहता है कि यदि एक ही व्यक्ति का रैंक लेफ्ट से मिल जाए, राइट से मिल जाए, अपर से मिल जाए, टॉप से मिल जाए, बॉटम से मिल जाए, इनिशियल से मिल जाए, फाइनल से मिल जाए, यदि ऐसे हो कि यदि एक ही जानवर का रैंक दोनों इंड से मिल जाए, दोनों को ऐड करके -1 कर देना, टीएनपी निकल जाएगा। बात खत्म। आपको टीएनपी निकालना है तो यदि एक ही व्यक्ति का रैंक दोनों इंड से दिया जाए तो दोनों को ऐड करके -1 कर देना। कितना होगा? 3 2 5 1 6, यानी 65 व्यक्ति होगा। 38 और 37 कितना होता है? 8 7 15, 3 2 5 6, 65 -1 कितना कुल व्यक्ति होगा? 64। आंसर है? हाँ सर, दोनों का रैंक ऐड करके -1 कर देंगे, आंसर आपका निकल जाए। कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए।
आइए एक और रैंकिंग के अच्छे क्वेश्चंस में हम बहस करने जा रहे हैं। कहता है कि ऋतिक अपनी क्लास में ऊपर से 6ठे स्थान पर है, तो मैं क्या करूं? अक्षय नीचे से 18वें स्थान पर, ठीक है, वेरी गुड, दोनों का रैंक डिफरेंट इनसे दिया है, कुल। अब कहता है यदि दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, बदल लेने दीजिए। तो कहता है अब है नीचे से 15 हो गया, होने दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछे ये तो बताओ। तो कहता है क्लास में कितने बच्चे हैं? ध्यान रखो, यदि ऐसे क्वेश्चन हो कि दोनों अपनी स्थिति बदल रहे हैं आपस में, यदि क्वेश्चन रैंकिंग का हो, अब बड़ी टाइम, ये बड़ी हाईलाइट क्वेश्चन है बाबू। इस क्वेश्चन को रैंकिंग का सेलिब्रिटी कहा जाता है, मतलब ये ऑलमोस्ट एग्जाम में आता ही है, हर एग्जाम में पहुंच जाता है ना, या फालतू भी नहीं जा सकते। यदि क्वेश्चन हो कि दोनों व्यक्ति अपना स्थान बदल रहे हो, टीएनपी पूछ रहा है, तो दिमाग शांत करो, कूल करो। सब पढ़ने के बाद अक्षय का रैंक लास्ट में कितना दिया है? 15 कर लो। अब प्लस, ध्यान रखना, बदलने के बाद अक्षय का रैंक 15, तो 15 प्लस अक्षय के अलावा कौन है? ऋतिक। ऋतिक का रैंक कितना है? 6ठा। इन दोनों को जोड़कर -1 कर दो, तुम्हारा काम खत्म। 20 आंसर है, हाँ 20 हो गया, बनाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा टेंशन लेके पढ़ोगे तो दिमाग क्या है ना, हैंग कर जाएगा, है ना। तो रीडिंग हैंग करने के लिए नहीं दिया है, रीडिंग दिया गया है एलिब्रेट करो, इसको विस्तार करो, सोचने की शक्ति, सोचने के लिए कहा जा रहा है ना, ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन की दूसरी कड़ी, यानी मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस और बेसिक जो रैंकिंग क्वेश्चन था मैंने क्लियर कर दिया है। आइए उसी का अगला कड़ी है जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम्स में इनके दर्शन हो जाएंगे। मैं जानबूझकर छोटा नहीं रखा, 4 व्यक्ति 5 व्यक्ति मैंने नहीं रखा भाई, 7 व्यक्ति रखो और कंसेप्ट इसमें जो छुपा है उसको समझाने का प्रयास है ना। एक ही क्वेश्चन पूरे इस टाइप के क्वेश्चन का उधार कर देगा। कहता है कि 7 भाइयां हैं, PQRST भी है, ठीक है रहने दीजिए, सबके जन्म अलग अलग वर्षों में होने दीजिए। तो कहता है क्या कि केवल 2 भाइयों से छोटा है। कहता है कि आपका S इज यंगर देन ओनली 2 ब्रदर्स। जैसे वर्ड आ जाए ओनली, मतलब फिक्स हो गया। तो यदि ऐसा है तो मेरा ऐसा मानना है कि 7 जानवर है। जब ये शब्द आ जाए तो आप ऐसे करें 1 2 3 4 5 6 7 कर दे, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते क्रम में ऐसे निकलो में। कहा कि एस इज यंगर देन ओनली 2 ब्रदर्स, एस केवल 2 भाइयों से ही छोटा है, अर्थात बाकी भाइयों से वो बड़ा है, उम्र में हो वटेवर जो भी करे। तो एस केवल 2 भाइयों से, बाबू यहां एस लिखेगा तब न केवल 2 भाइयों से वो छोटा होगा, यानी बाकी से बड़ा होगा। जी सर। फिर कहता एंड, मतलब कौन? एस नाइदर ऑफ देम इज यू, यानी एस जिन 2 भाइयों से छोटा है उनमें से यू नहीं है, यानी एस यू से छोटा नहीं है, यानी एस यू से छोटा नहीं लिखा भी है जो, और उनमें से कोई भी यू से क्यू यू नहीं है, जो 2 भाई बड़े। अब अगली बात क्या कर रहा है कि पी आर से बड़ा है। हाँ जी ठीक है, लिखा ना जी कि आपका पी जो ओल्डर देन आर, तो ओल्डर के ऊपर रख, वहां मत कुछ वोमिटिंग करना है, साइड में रख करो। पी इज ओल्डर देन आर, यानी पी उम्र में बड़ा है आर से। बट, तो बट किसके लिए आता है? पी के लिए यंगर देन यू एंड एस। ये पी आर से बूढ़ा तो है, बट यू और एस से उम्र में क्या है? छोटा है। लगे यहां ढूंढने बेटा, 1 2 3 4 बड़ी सीट खाली है ना, इसलिए टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का आगे पढ़ो, वेट करो, घबराते नहीं। आर इज नॉट यंगेस्ट, यहां पे आर इज नॉट यंगेस्ट, आर को यहां लिखे क्रॉस मारो, आर यानी होगा, बात खत्म। आर जहां भी हो टेंशन नहीं लो। यू इज यंगर देन क्यू। अब देखो यू, अब यहां साइड में करो, यू किससे छोटा है? सर क्यू से छोटा है, ठीक है, लिखे छोड़ दो। यू इज यंगर देन क्यू, हु किसके लिए आता है? क्यू के लिए। क्यू इज यंगर देन टी, क्यू टी से यंगर है, इन में छोटा है। यू क्यू से छोटा है, जो टी से छोटा है, ठीक है ना, क्वेश्चन खत्म। तो कहता है हु इज यंगेस्ट, हम देखते हैं। अब देखो तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ये पता है ना,
एस के नीचे कहीं यू होगा, हाँ सर, तो एस तो हो गया, यू के नीचे पी आर, तो यहां यू रखेंगे तो यहां यू रखेंगे तो पी आर, यहां यू रखेंगे तो पी आर। ओ नहीं सर, आर सबसे नीचे नहीं रख सकते, यहां हो जाएगा आर, यहां हो जाएगा पी, यहां हो जाएगा ए। कोई तकलीफ नहीं। फिर कहता है यू से बड़ा कौन क्यू, क्यू से बड़ा कौन टी, आर इज नॉट यंगेस्ट, ठीक है। अब यू से बड़ा क्यू, क्यू से बड़ा टी, तो पूछा हु इज यंगेस्ट, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, तो कुछ यहां गड़बड़ हो गया बाबू, एक सेकेंड, 4 था ना, आर यानी सही तो था, यहाँ आर पी यू ये सही था। एक जानवर यहाँ पे आ जाएगा जो बच गया है, कौन सा, पी क्यू आर एस टी भी, यहाँ भी आ जाएगा, ठीक था, भी आ जाएगा। ऑप्शन है यंगेस्ट भी हो जाएगा, बन गया, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा है इसका, और आप कर लेंगे जगह सेट कर देंगे। अब आइए हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। अब मुझे पूर्णतः विश्वास है कि जितने भी अभी तक हमने टॉपिक कराया है आपको सुपर्ब रहा होगा, माइंड में रहा होगा। बिल्कुल आप अपना कमेंट वहां पे पास करें, बताएं कि कैसा रहा नहीं, या कैसा चल रहा है आपका क्लास, और जो सिस्टम बताई जा रही है क्या आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं ना, क्या और इंप्रूव किया जा सकता है, क्या आपको और इसमें बेहतरीन हो सकता है, बिल्कुल काम किया जा सकता है। कहीं हर जगह सुधार की स्थिति होती है, हर जगह बढ़ती है, इसलिए बात करें। आइए हम एक अगले टॉपिक की ओर बात करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कोशिश किए हैं छोटे छोटे क्वेश्चन से आगे बढ़े और हर टाइप का क्वेश्चन रखने का प्रयास मैंने किया है। कुछ नहीं, ब्लड रिलेशन कोई टॉपिक थोड़ी है, बस ऐसे। तो मेरा ऐसा है कि मैं जो यहाँ पे यूज करता हूं, देखो फादर मदर के लिए अपर एरो यूज करता हूं, सन डॉटर के लिए डाउन एरो, यानी जो अपर में होगा वो फादर मदर होगा, जो डाउन में होगा वो सन डॉटर होगा। ब्रदर सिस्टर यानी सिबलिंग के लिए मैं सिंगल यूज करता हूं यहाँ पे, यानी यहाँ जो दोनों होंगे वो आपस में भाई बहन होंगे, भाई होंगे। और मैरिड कपल के लिए मैं डबल लाइन का यूज करता हूं, बात खत्म। इन्हीं 4 सिंबलों पे पूरे ब्लड रिलेशन खत्म कर देंगे हम। इस डबल लाइन पे ये दोनों जो व्यक्ति हैं जहां डबल लाइन करेंगे वो हस्बैंड वाइफ का चर्चा है। अब मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, और जिसका जेंडर पता नहीं है उसके लिए कोई सिंबल का यूज नहीं होगा, काम खत्म। चलिए आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एस इज सिस्टर ऑफ टी, तो सिंपल सी है, एस इज सिस्टर ऑफ टी, एस सिस्टर माइनस टी का जेंडर नहीं पता है, छोड़ दीजिए। आर इज ब्रदर ऑफ एस, ओके, आर इज ब्रदर ऑफ एस। यू इज वाइफ ऑफ डब्ल्यू, नहीं जानकारी है, यू वाइफ है डब्ल्यू की, तो रफ करके छोड़ दीजिए। यू इज वाइफ ऑफ डब्ल्यू, दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, आगे बढ़िए। आपने देखा होगा मैंने जितने क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व कराया है, बताया, कभी भी दोबारा किसी क्वेश्चन में रिटर्न नहीं गया हूं। यही तरीका होना चाहिए, रिटर्न नहीं, रफ कर लीजिए, आगे पढ़िए। फिर कहता है कि टी इज फादर ऑफ यू। अब देखिए ये टी फादर है किसका, यू का, तो जैसे यहां यू मिले तो यू के पतिदेव मिले, कौन मिले, डब्ल्यू मिले। और क्या कहता है, कहता है हाउ इज टी रिलेटेड टू डब्ल्यू, का मीनिंग होता है डब्ल्यू का टी कौन है, डब्ल्यू का टी कौन है, आदरणीय ससुर जी हो गए, फादर इन लॉ। क्यों सर, डब्ल्यू का ये वाइफ है और वाइफ के फादर क्या कहते हैं, फादर इन लॉ, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चन रखे हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे कहता है एम एल का पिता है, ओके, एल का फादर कौन, एम, आर एम का फादर, ठीक है, आर एम का फादर। फिर कहता है क्यू एस का हस्बैंड, यहां क्यू एस चर्चा नहीं, तो क्यू इज हस्बैंड ऑफ एस, एस इज वाइफ, छोड़ दो, आगे बढ़ो। एल क्यू का ब्रदर है, तो एल इज ब्रदर ऑफ क्यू, तो जैसे क्यू मिला, क्यू इज हस्बैंड ऑफ एस, लिखे छोड़ दीजिए। तो कहता है कि एस एम से कैसे संबंधित है, यानी एस एम का कौन है, एस एम का कौन है, तो एम का कौन, सन, सन की वाइफ को क्या कहते हैं, पुत्र वधू यानी डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फोटो से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कहा एक व्यक्ति की इशारा करते हुए पारखी कहती है, पारखी कहती है मतलब पारखी लड़की, पारखी क्या कह रही है, पारखी कहती है कि वह मेरे बेटे की माँ। अरे बाबू जब पारखी कह रही है मेरा, तो मेरा सब किसके लिए आता है,
जो व्यक्ति कह रहा है, जो परिचय दे रहा है, जो आइडेंटिफाई कर रहा है। नहीं तो मेरा शब्द किसके लिए? पारखी के लिए। तो पारखी क्या कहती है कि वो मतलब कौन? वो जो बच्चा है या व्यक्ति है, कौन है? तो मेरा मतलब पारखी। पारखी के बेटे की मां, पारखी के बेटे की मां पारखी, मैं मरी कि मैं पारखी हो गया। तो पारखी के बेटे के मां पारखी यानी मैं, यानी पारखी। अब पारखी का कौन है? भाई। कर लो भैया, कहा वो मेरे बेटे की मां का भाई है, तो जाहिर सी बात है पारखी का भाई हो गया वो। अब पारखी का भाई कौन? तो उस व्यक्ति का पारखी के पति से क्या संबंध है? तो पारखी का भाई पारखी के पति का कौन होगा? साला होगा, ब्रदर इन लॉ। आज समझना चाहे ये है पारखी। अब पारखी के बेटे की मां यानी खुद पारखी का वो कौन है? भाई है। और कहता है कि यह व्यक्ति पारखी के जो पतिदेव हैं उनका ये कौन है? तो परफेक्ट कौन है? साला, यानी ब्रदर इन लॉ। फिर से एक बार आपके लिए यहां पे है कि 17 नवंबर से एक बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। नहीं, नो मेंस, नो इंटरव्यू, डायरेक्ट। लक्ष्मी जी घर पे हाजिर है ना। बिल्कुल आप सब ज्वाइन करें 17 नवंबर को, और हम लोग इंतजार करेंगे आप सबका, है ना। आइए, बहुत मजा आएगा, है ना। चलिए अगला बात करते हैं। बिल्कुल रेलवे वाले जो है सो ध्यान रखें, बहुत बेनिफिट होने वाला है सबको। आप इवन CHSL का जो एग्जाम है उनको भी बहुत बेनिफिट होने वाला है इस आज के जबरदस्त फॉर्मेट से। चलिए एक और क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। कहता है एक फोटो में एक महिला की ओर एक महिला है, उसको इशारा करते हुए भीम कहता है, यानी भीम क्या कहता है? भीम कह रहा है वह मेरी मां के बेटे। तो भीम के मां के बेटे मतलब भीम या भीम का भाई, कोई दिक्कत नहीं। एकलौते बेटे तो कहता तो भीम। कहता कि वह व्यक्ति कौन है? तो मेरी मां, मेरी सब किसके लिए है? भीम के लिए। तो मेरी मां के बेटे यानी भीम या भीम का भाई की बहन है। एक मां तो बहन है, चाहे बहन है तो भीम की भाई बहन हो गई। तो पूछ रहा है उस महिला का भीम से क्या संबंध है? यानी भीम का महिला कौन है? बहन हो जाएगी। इंग्लिश की बात है, इंग्लिश मीडियम बनाना चाहते हैं तो जहां भी माई वर्ड है उसको वहीं से पिक कीजिए। माई यानी कौन? भीम के लिए आया। मेरे यानी भीम की मां के बेटा, भीम के मां का बेटा भीम या उसका भाई का एकलौती बहन है, बहन होगी। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। इसमें पहले मैंने बताया कि लीनियर क्वेश्चन कैसे आता है, फिर उसके बाद मैंने फोटो से रिलेटेड कुछ बताया। अब आ जाइए सिंबॉलिक बेसिस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन प्रयास किए कि टाइप सब रहे, है ना। अब आइए, कुछ सिंबल दिए गए हैं, उतना नहीं पढ़ना है, आप टू द पॉइंट आइए। कहता है कि Z परसेंटेज यहां पे आना है। कहता है कि Z परसेंटेज X हैज टैग C एट द रेट ऑफ B एंड B एट द रेट ऑफ N। क्वेश्चन का हाउ इज Z रिलेटेड टू B, यानी Z कौन है B का? तो मुझे B से जाना है Z की ओर, मुझे B से जाना है Z की ओर। तो मैं B से Z की ओर चलूं, तो B से Z की ओर चले तो एंड का मीनिंग यहां पे साहब ने क्या रखा है? तो एंड का मीनिंग किधर गए? एंड साहब एट द रेट ऑफ हो गए, और आपका परसेंटेज किधर गया जी? हाँ, एंड यहां ढूंढने में कोई बात। एंड का मीनिंग है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हस्बैंड है, तो यानी बी का ये हस्बैंड, कोई तकलीफ नहीं। बी का हस्बैंड है, हस्बैंड का सी यानी कौन है? तो ये बेटा है। तो यानी बी के हस्बैंड, हस्बैंड का ये सी बेटा, यानी बी का बेटा। हस्बैंड का बेटा मतलब अपना बेटा। तो अपने बेटे, अब बेटा का हैशटैग बेटा का भाई है कौन? सी का बेटा, सी का भाई कौन? एक्स, यानी एक्स भी बेटा हो गया। और बेटे का परसेंटेज, तो परसेंटेज का अर्थ है पत्नी। अब बेटे की पत्नी है कौन? जेड। अब हम आपसे क्या कहें, बेटे की पत्नी है तो पुत्र वधू होगी, हो गया आंसर। अब सवाल है कि सर
ये तो प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो बनाएंगे कैसे? बिल्कुल बनाएंगे ऐसे, जेड परसेंटेज एक्स, जेड परसेंटेज एक्स। तो परसेंटेज का मीनिंग आपको अच्छे से पता है कि जेड इज वाइफ ऑफ एक्स, एक्स हैशटैग एक्स इज ब्रदर ऑफ सी, सी एट द रेट ऑफ, सी एट द रेट ऑफ। तो एट द रेट ऑफ का मीनिंग आपको पता है क्या है? तो सी इज डॉटर ऑफ आपका किसका? भी। फिर एंड का मीनिंग आपको पता है, एंड का मीनिंग पता है कि पहला व्यक्ति यानी पति है किसका? बी का। इधर एन से कोई लेना नहीं है, तो पूछा कि बी का जेड कौन है? इसके बेटे का पत्नी है, पुत्रपति हो जाएगा। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन था। आइए उसी क्वेश्चन का एक दूसरा फॉर्मेट, दो फॉर्मेट से क्वेश्चन कहता है कि P इज पैटर्नल आंट ऑफ R, यानी इन सिंबलों के आधार पर जब हम इसको सॉल्व करें तो किन ऑप्शन में P पैटर्नल आंट है? तो पैटर्नल आंट ऑफ R, R के पिता की बहन या पिता के भाई की पत्नी। आंट मतलब कौन? बुआ या चाची, यही तो होता है। तो आर के पिता की बहन, तो पी आंट है यानी पी महिला है। बनाने का तरीका समझो बाबू। तो पी आंट है तो पी ऐसे चलता है। ये सिंबल क्या है? ब्रदर सिस्टर का। ऑप्शन में जाओ, कोई दिख रहा है? हाँ जी है। तो पी मुझे महिला चाहिए, तो पी महिला होने के लिए यहां माइनस है। माइनस का अर्थ क्या है? कि सिस्टर है, पी महिला है, पी महिला है माइनस। क्रॉस का मीनिंग है कि पहला व्यक्ति भाई है, तो आंट जी भाई साहब कब से हो गए। अब प्लस का मीनिंग लिया है पिता है, तो आंट पिता नहीं हो सकता। तो पहले तो सिस्टर है, फीमेल है, उसके आधार पर दो ऑप्शन छट गया। अब इसी में से हमारा कोई एक आंसर है। तो आर के पिता यानी आर का फादर क्यों हो? तो फादर का सिंबल कहीं मिला है? जी मिला है, प्लस होना चाहिए, तो प्लस आंसर हो जाएगा बी। क्रॉस नहीं होगा, क्यों? ये तीनों जानवर सेम जैसे हो जाएंगे। P माइनस यानी P इज सिस्टर ऑफ Q, क्रॉस का मतलब है ब्रदर, तो Q इज ब्रदर ऑफ R होगा नहीं ना। मैं जो तरीका समझाई वो समझ गए तो फिर आपका काम सेकेंडों में आंसर निकल जाएगा, जबकि बच्चे सॉल्व करते हैं इसको, है ना, टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। मेरा मानना क्या है, इन क्वेश्चनों का सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, पहले देखो पूछ क्या रहा है। P इज पैटर्न अंडर ऑफ R, तो पहले R लिखो। R का पैटर्न मतलब पापा की बहन। तो किसको निकालना है? R का जेंडर से कोई लेना नहीं है। P आंट है, P फीमेल होना चाहिए। पहले P के पास जाओ। P माइनस, माइनस का अर्थ क्या है? कि बहन है पहला व्यक्ति, चलो फीमेल है, माइनस फीमेल। अब क्रॉस का मीनिंग क्या लिया है? पहला व्यक्ति ब्रदर है, मेल, ऑप्शन खत्म। ये प्लस का, क्रॉस का मीनिंग सॉरी क्या लिया है? हाँ, अब प्लस का मीनिंग लिया है फादर, ये मेल हो गया, ऑप्शन खत्म, क्योंकि मुझे फीमेल चाहिए। अब इन दोनों में चेक करना है, हालांकि एक चेक कीजिएगा गलत है तो दूसरा सही हो जाएगा, अगर एक सही है दूसरा सही। हालांकि आर के फादर यानी आर के फादर का सिंबल आना चाहिए, तो फादर का सिंबल क्या है? प्लस, यहाँ प्लस यहाँ क्रॉस है, गलत हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही बनाते हैं जल्दी जल्दी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए अब हमारा क्वेश्चन कुछ अलग होने जा रहा है, ठीक है। अलग होने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हुआ, आपका ब्लडेशन खत्म हुआ। अब हम अगले टॉपिक की ओर बात करते हैं। एक क्वेश्चन दिया है कि 9:27 हो रहा है, तो मिरर में क्या समय होगा? मिरर में समय क्या? कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चंस जब आए कि जो दिया गया टाइम यदि आवर और मिनट में हो, गिवन टाइम किस में है बाबू? आवर और मिनट में। तो जब दिया गया टाइम आवर और मिनट में हो, तो ऐसे में क्या करेंगे? इसको 1160 में से इस दिए गए टाइम को माइनस करें।
आंसर निकल जाएगा 3 है ना, और आपका 5 2 3 33 कोई ऑप्शन है, बहुत सारा है, यानी 2:33। ठीक है, 12 घंटे को 11:60 में तोड़ देंगे। ये दिया गया टाइम आवर मिनट में हो तो क्या करेंगे, 11:60 से घटा देंगे। यदि दिया गया टाइम आवर में हो तो 12 से माइनस करेंगे। यदि दिया गया टाइम आवर मिनट सेकंड में हो तो 11 59 60 में से माइनस कर देंगे, आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है ना, कुछ नहीं, क्वेश्चन सिंपल। अगला क्वेश्चन है, ये घड़ी में 3:13 हो रहा है, 3:13 तो कह रहा है पानी में इसका क्या टाइम है, यानी ये वाटर के बारे में बात कर। तो जो ही वाटर की बात करें, ध्यान रखना बाबू, 18:30 से माइनस कर दीजिएगा। तब जब मिनट आपका हो, क्या हो, जब मिनट आपका 30 मिनट से कम हो तो 18:30 से माइनस कीजिएगा। इसी को अगर मान लीजिए कि मिनट जो है सो 30 मिनट से ज्यादा है तो इस 18:30 को बदल दीजिएगा, यहां से 1 घंटा इधर लेके चल जाइएगा तो 17 क्या हो जाएगा, 90। और यहां मिनट क्या है, 30 से कम है तो सीधे 18:30 से माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर 15:17। अब 15:17 का मतलब क्या होता है, 3:17। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, कहता है कि यदि 7:09 हो रहा है तो बताइए आवर और मिनट के बीच का थीटा क्या होगा। एंगल निकालना है, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए क्या कीजिएगा, मिनट को जैसे रखना है मिनट को रख दीजिएगा, इस आवर को 5 से मल्टीप्लाई करके इसको मिनट में कन्वर्ट कर दीजिएगा, 7×5 = 35। यहां माइनस कर दीजिएगा, ऑलवेज माइनस। माइनस किया था कितना, 5 4 26 मिनट होगा, प्लस होगा। इस प्लस का मतलब होता है 26 इंटू इच मिनट में 6, अब प्लस, ये प्लस का मतलब होता है प्लस m/2 यानी आवर का। तो 26 25 150 और 6 156, अब प्लस मिनट कितना है, 9 का आधा 4.5 कर दीजिएगा, आंसर आपका निकल जाएगा। कितना होगा, 160.5 डिग्री। कोई ऑप्शन है, डायरेक्ट बना लीजिएगा, बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि 6 से 7 बजे के बीच किस समय मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे के साथ। कोई टेंशन मत लो, 6 से 7 बजे के बीच थीटा कह रहा है कि 0 डिग्री। एक दूसरे के साथ होना, कोइंसाइड्स होना, एक दूसरे पर ओवरलैप होना का अर्थ होता है कि मिनट और आवर के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं, यानी थीटा 0, यानी बीच में मिनट कितना, 0। तो जब ऐसे कंडीशंस हो, कुछ नहीं, कूल हो जाइए, 6 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 30। अब भाई 11 कर दीजिएगा, कितना 2 बार में जाएगा 22, और कितना है 8/11। अब पूर्णांक आ गया तो इसको जोड़ दीजिएगा, पूर्णांक आएगा तो जोड़ना है, 32 2 32, 8/11, 32 8/11 है, हाँ यही आपका आंसर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अब हम आ गए कहां, कुछ क्लॉक से क्वेश्चन फिनिश किए थे, अब हम आ गए हैं आपके यहां कहां पे, डायरेक्ट हम लोग आ गए हैं आपका क्या कहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने रखा है, टेंशन लेने का नहीं, सिंपल सी बात कह रहा है कि एक स्कूल दिया गया, उसका कोड दिया गया, ठीक है, फिर कॉलेज का कोड यहां दिया, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो कहता है कि S से T हो गया +1, C से D +1, S से I +1, O से P, O से P, यानी सिंपल कह रहा है कि +1 का फॉर्मेट जा रहा है। तो ऐसा है कि एक बार चेक कर लेंगे, C से D, DPMM, DPMM यानी दोनों का पैटर्न सेम है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, सीधे U में +1 N में +1 करके लिख देना है। तो U से भी हाँ है, N से O
N से O, हाँ है, J है, आपका V के बाद क्या है, W आएगा, तो W है, फिर W के बाद E से F आएगा, आंसर हो जाएगा, सब बना लीजिए अपने, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उसी में कहता है कि यदि ट्रेन का कोड इस तरह से किया जाए, तो देखिए T है, W है, कितना बड़ा, +3, R है, U है, कितना बड़ा, +3, A से +3, D और 9 3 12 14 3, इन सब में +3 का पैटर्न है, तो क्या टेंशन है, सीधे टैक्सी में +3 करेंगे तो क्या होगा, W, तो W से स्टार्ट है, और 1 और 3 4 D से स्टार्ट है ना, और कहता है आपका 24 और 3 27, 27 का मतलब होता है A, आंसर हो गया A। पूरा बनाने की जरूरत नहीं। आइए एक अगला क्वेश्चन है कि कैप का कोड, बढ़िया क्वेश्चन है, कहता है कि कैप का कोड किया गया है 26, 24 और 13, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 26 24 का मतलब है कि C का अपोजिट X, तो सर 24 +2 और A 26 -2 और P कितना, P का अपोजिट क्या होता है, क्या मतलब कितना, 11, 11 2 13। सर ऐसे नहीं हो सकता कि A का अपोजिट 26 और C का अपोजिट 24, हो सकता है, वो कब होगा, जब हम LOG को बात करें, तो L का कोड लिया है 17 और O का कोड लिया है 10 और G का लिया है 22। अब देखिए, अब A का अपोजिट तो Z ले लिए, अब O का अपोजिट L होता है, यहां 17 है, मतलब वो ऐसा कहानी नहीं, ये जैसे हम लिखे हैं, यानी L का अपोजिट O हो, यानी 15 2 17, और O का अपोजिट L 12 -2 10, और G का अपोजिट T +2 22। तो हम ये भी कह सकते हैं, हालांकि 3 लेटर तक कह सकते हैं, बीच वाले में से -2 कर रहा है, बाकी में +2, ये भी तो कह सकते हैं बीच में वॉवेल है, वॉवेल जो है उसमें -2 कर रहा है, बात खत्म, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए ना इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए B है, B का अपोजिट Y, I का अपोजिट V और D का अपोजिट क्या, W, तो ये 25 2 27 और V -2 यानी 20 और W -2 23 2 21 यानी 20 21 27। अब देखिए यहाँ पे 27, अब 21 कितना है, 23 2 25, सॉरी 23 2 25, तो 25 तो मिला नहीं, 25 तो मिला, और आपका 20 भी मिला। अब यहां 20 के बाद 1 ले लिया है, 27 नहीं लिखा है, तो 27 को एज्यूम कर लिया है बाबू, 26 + 1, 1 का मतलब 1, आंसर हो गया ये। ऑप्शन गलत नहीं है, दिमाग सेट कीजिए, 27 न लिख करके 27 की जगह क्या ले लिया, 26 1। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विलब्ड का कोड लिया है 65, तो नेचर कहता है कि यदि कोई वर्ड जाओ और एक नंबर के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, तो पहला नियम होता है कि उसके वर्ड को, लेटर को जोड़ा जाए, नहीं आता है तो फिर उसके अपोजिट को जोड़कर चेक किया जाए, और नहीं होता है तो फिर मल्टीप्लीकेशन एडिशन किया जाए। तो अगर हम इसके लेटर को जोड़े तो 2 और 5 7 7 और 12 कितना, 12 7 19 19 19 और 15 34 34 34 और 22 आपका 56 56 आपका 4 60 और 5 65, यानी प्रत्येक लेटरों का एडिशन है। तो बाकी आगे दिमाग खराब करने को जरूरत नहीं, इसलिए जोड़ लीजिए। 17 17 1 18 18 20 18 20 38 38 38 और 9 कितना, 9 7 47 47 और 2 48 48 और 20 68 68 68 और 5 73 73 73 8 91 और 10 91 10 91 हो जाएगा, नहीं 91 आंसर जोड़िएगा, 91 आंसर, ठीक है, पक्का ना, देख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि नीला का अर्थ गुलाबी है, गुलाबी का अर्थ हरा है, मत पढ़िए साहब, ठीक है, सीधे लास्ट लाइन पे आइए। हल्दी का रंग कैसा होता है, तो हल्दी का रंग पता है कि पीला होता है, येलो, तो देखो येलो का कोड क्या किया है, पीला का अर्थ है लाल, आंसर हो गया लाल, बात खत्म। समझ में आ गई बात। सीधे ऐसे क्वेश्चन हो तो लास्ट में पढ़ो क्या कहते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मरिक,
टर्मरिक का एक्चुअल कलर क्या होता है? येलो। तो व्हाट इज द कोड ऑफ येलो? तो येलो इज कॉल्ड आपका वेरी, येलो मीन्स आपका रेड, सो रेड। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है, एक खास कोड में 629 को नमो टी पे और 943 को डम टू टे और 7 तक फलना लिखा है, कोई मतलब नहीं है। तो पूछता है कि 3 का कोड क्या होगा? दिमाग में रखो 3 का। तो देखो 3 का ही हो जाए यहां पे, यानी 3 का कोड इसी में से कोई एक होगा, है ना। अब 3 है तो यहां कॉमन ढूंढो। यहां कॉमन क्या है? 9। तो 9 का मतलब है नमो टी पेक में क्या है? टी। तो आपका टी हो जाएगा 9 का कोड, बट मुझे निकालना है 3 का। तो 4 में देखो यहां 4 कॉमन आ गया, 4। तो डब 2 में क्या कॉमन आया है? 2। तो 2 निकल जाएगा, यानी 3 का कोड हो जाएगा डम। आंसर हो जाएगा डम। ऐसे ही कॉमन बेसिस कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आते हम कुछ क्वेश्चन आ गया सिटिंग एलिमेंट का। बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है सिटिंग एलिमेंट, नहीं आपको ऑलमोस्ट एग्जाम्स में आने ही है हर अर्थ में। अब देखिए कहता है कि 7 लड़का है, एक सर्कुलर टेबल में केंद्र के मुंह बैठा है। तो जैसे 7 बच्चे हो, 8 हो, कोई दिक्कत नहीं। एक सर्कल बना लीजिए और उसको 1 2 3 4 5 6 और 7 पार्ट में बांट दीजिए और एक का राइट और लेफ्ट तोड़ के छोड़ दीजिए। जब फेस सबका इनवर्स होगा तो सबका राइट एंटी क्लॉकवाइज में होगा और लेफ्ट सबका क्लॉकवाइज। दिक्कत है तो इसका भी एगो तोड़ दीजिए, राइट और लेफ्ट। अब बनाना शुरू कीजिए, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहता है? कह रहा है कि पी क्यू के राइट सेकंड है। पी किसके? क्यू के। तो यहां बैठा दो क्यू, राइट सेकंड हो गया पी, कोई तकलीफ नहीं। और कहता है क्या? और कह रहा है कि पी क्यू के राइट सेकंड। एम जो है सो जे क्यू का दोनों का पड़ोसी। एम किसका पड़ोसी है? एम जो है सो जे और क्यू दोनों का पड़ोसी है। तो एम जे क्यू में कॉमन है, तो क्या एम रख सकते हैं यहाँ पे? नहीं, क्यू यहाँ पी है, तो सीधे हो जाएगा यहाँ एम, यहाँ हो जाएगा जे। जे और क्यू का पड़ोसी हो गया। हाँ हो गया, बात खत्म। और क्या कह रहा है? अब कहते हैं एल क्यू का पड़ोसी नहीं है। एल किसका? क्यू का। यानी एल यहाँ नहीं रख सकते आप, तो एल यहाँ खाली है, यहाँ खाली कहीं हो सकता है, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। अब क्या कहता है कि एन पी के राइट सेकंड। एन किसके? पी के राइट। पी के राइट इधर, यहाँ एन हो जाएगा। अब एल यहां नहीं होता, एल यहां हो जाएगा, बात खत्म। और एक व्यक्ति बचा कौन सा? जे के एलएमएनओ पी क्यू। तो आपका जे हो गया, के नहीं है तो यहाँ के आ जाएगा, बात खत्म। क्वेश्चन क्या पूछा कि एल के ठीक लेफ्ट में कौन है? तो एल के ठीक लेफ्ट में कौन होगा? पी। सो यहां आंसर हो जाएगा पी, यानी बी एक स्टेप। ठीक है ना, क्वेश्चन कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 6 मित्र हैं ABCD EF जो एक सर्कल में बैठे हैं। ठीक है, एक सर्कल में बैठे हैं, तो ठीक है 1 2 3 4 5 6। एक का राइट लेफ्ट तोड़ दीजिए, कि कहता है कि सब केंद्र के मुंह किया हुआ है। अब कह रहा है कि बी एफ और सी के बीच में बैठा है। बी किसके बीच में बैठा है? एफ और सी। तो यह तय है कि सी एफ होगा कि एफ सी होगा, नहीं पता है, छोड़ दीजिएगा पहला लाइन। फिर कहता है ए ई और डी के बीच बैठा है। ठीक है, ए जो है सो ई और डी के बीच बैठा है, ये भी तय नहीं है कि ई और डी किधर होंगे, इसलिए ये भी पहला लाइन नहीं होगा। और कहता है कि क्या? तो एफ डी के ठीक बाईं ओर है, बिल्कुल उठा देंगे आप। एफ डी के तो पहले डी और उसके लेफ्ट में कौन? एफ। अब एफ है तो एफ से रिलेटेड मिल गया। हाँ सर, एफ बी सी, तो एफ इधर होगा, बी सी, कोई दिक्कत। फिर ई ए डी, तो डी मिल गया, डी यहाँ पे ए, यहाँ पे ई। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए, हु बिटवीन ए एफ, तो ए एफ के बीच में कौन? डी। इन सब क्वेश्चन में टेंशन नहीं रहता है, एकदम फटाफट बना के आता है एग्जाम। आइए एक और क्वेश्चन क्यों चलते हम। कहता है कि 7 फ्रेंड्स हैं जो एक सीधी पंक्ति में नॉर्थ में बैठे हैं। कोई बात, देखिए जब फेस आपका नॉर्थ होगा तो इधर राइट होगा, इधर क्या होगा? लेफ्ट। इसका मतलब है इस पूरे रो का इस साइड लेफ्ट होगा, इधर। ठीक है, पहले कोई रेलवे ट्रैक नहीं बनाना है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए।
कहता है कि केवल दो ही व्यक्ति यू के राइट बैठा है। बहुत बढ़िया, यू के राइट में सिर्फ दो ही व्यक्ति है। तो क्या कीजिए, यहां पे यू को ले लीजिए, उसके राइट में केवल दो, यानी एक, बात खत्म। व्यक्ति कितने हैं? 7, तो 3 हो गया, बाकी इधर 4 5 6 और 7, काम खत्म। 2 4 6 7, क्लियर है। अब क्या कहता है? अब कहता है कि केवल दो व्यक्ति आर के लेफ्ट में, तो ठीक है, आर के लेफ्ट में केवल दो व्यक्ति। अब कहता है केवल दो व्यक्ति यू और क्यू के बीच में है, जानकारी नहीं है, क्या टेंशन किसी बीच में। अच्छा, यू क्यू लिखा हुआ यू है ना जी, तो यू क्यू इधर होगा दो नहीं, 1 2, यू क्यू के बीच में 2। फिर कहता है केवल 3 व्यक्ति आर और भी के बीच में, आर है इधर 3 होगा नहीं, 1 2 3, आर और भी के बीच में 3। फिर कहता है यू टी का पड़ोसी नहीं है, तो यू टी का पड़ोसी यहां नहीं, तो टी यही ना होगा। हाँ सर होगा। और एस यू के दाएं बैठा है, एस कहा तो यू के दाएं बैठ गया। जी सर बिल्कुल। तो कहता है पंक्ति के दाएं छोर पे कौन जानवर बैठा है? तो भी बैठा है। हालांकि इसको नहीं बनाते तब वो आंसर आपको हो जाता, नहीं आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर कहता है कि 7 व्यक्ति है जो सीधी पंक्ति में बैठा है उत्तर की ओर मुख करके, ठीक है। तो 7 व्यक्ति है, तो इधर लेफ्ट होगा, इधर क्या होगा? इसका राइट होगा। तो कहता है कि केवल 2 व्यक्ति सी के बाएं बैठा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। सी के लेफ्ट में केवल 2 ही जानवर बैठे हैं, तो कितना होगा? 3, बाकी इधर होंगे 4 5 6 और 7, 2 4 6 7। और क्या कह रहा है? केवल 2 व्यक्ति ए और बी के बीच बैठा है, नहीं जानकारी है, छोड़ दीजिए। ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति है, लिख कर आपको छोड़ दीजिए। बी ए के बाएं बैठा है, ठीक है। बी कहां बैठा है? ए के लेफ्ट में बैठा है, रफ करके छोड़ दीजिए। फिर क्या कहता है? ई ए के राइट पड़ोसी है। ई किसके बाबू? ई जैसे ए के दाएं पड़ोसी, ई ए के दाएं, तो जहां ए होगा उसके ठीक दाएं में कौन होगा? ई। तो कहां होगा? यहां। यहां जानकारी है नहीं, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। फिर कहता है केवल एक व्यक्ति डी के दाएं बैठा है, तो केवल एक व्यक्ति डी के दाएं बैठ गया, बिल्कुल सही। एफ बी का पड़ोसी नहीं है, ध्यान रखिएगा। एफ और बी पड़ोसी नहीं है, छोड़ दीजिए, टेंशन मत लीजिए। अब कहते हैं कि ई और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये नहीं कह रहा है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन रिलैक्स कीजिए। अब आइए, कहता है कि आपका ए और बी के बीच में 2 रखना है। अब मान लिया जाए कि यदि हम, सेकंड समझिएगा, अगर आप यहां पे ए यहां ई रख रहे हैं, तो फिर ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति रखना है, ठीक है। ए है, यहां पे बी हमारा आराम से बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा ठीक है, बैठ गया। व्यक्ति 2 4 6 7। अब कहता है कि ध्यान रखिए एफ और बी पड़ोसी नहीं है, तो ठीक है, नहीं पड़ोसी है। अब कहता है कि एक, अच्छा ए के लेफ्ट, सॉरी ए के लेफ्ट में बी होना चाहिए, तो यहां बी नहीं होगा। इसके अनुसार ए के लेफ्ट 1 2, यहां कौन हो जाएगा? बी। ए के लेफ्ट में बी है, बैठ गया। अब कहता है कि एफ और बी का पटरी नहीं बैठता है, और सीट हमारा यहाँ एक खाली है, एक यहाँ खाली है, तो यहाँ एफ ना होकर के यहाँ एफ हो जाएगा। और एक व्यक्ति बचा कौन? ए बी सी डी ई एफ सी। क्वेश्चन आपका बैठ गया। तो कोई जरूरी थोड़ी कि आप यही लेंगे, हो सकता है कि यहां लेते। अब देखिए ना, जैसे यहां लेते ए और ई, तो ए के लेफ्ट में बी का जगह बचता नहीं, बचता। सो यहां पे सही था आपका। तो पूछा था क्वेश्चन क्या? हाउ मेनी पर्सन बिटवीन ई एंड बी, तो ई और बी के बीच कितने? 3 व्यक्ति हैं, आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग एनालिटिकल का नेक्स्ट सेशन पे, जिसको हम लोग कहते हैं साइलो। साइलो 2 तरीके से पढ़ाए जाते हैं, एक वेन डायग्राम से और एक मैं पढ़ाता हूं, जिसको कहते हैं लॉजिकली। कैसे बनाते हैं? सेकेंडो मेंशन निकलेगा। सेकेंडो मेंशन कैसे, तो थोड़ा प्रोसेस समझना होगा, लेकिन मैं अभी फिलहाल आपको समझा रहा हूं बनाते कैसे। इसको चेक करते हैं, इसको यहां से वहां जाना है, जबकि वेन डायग्राम में वहां से यहां। तो मुझे चाहिए कुछ जानवर, तेंदुए चाहिए, ठीक है। तो जानवर यहां है, तेंदुआ
दूसरा में, तो डायरेक्ट मेरा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो साई लोग कहता ठीक है डायरेक्ट नहीं तो दूसरे से मदद मांगो। तो हम 1 2 3 जाएंगे, तो 1 2 3 में डायरेक्ट देखे तो 1 से 2 में बाघ कॉमन है और ये बाघ 100 है, इसलिए शेर और तेंदुआ आ जाएगा। फिर यहाँ शेर कॉमन हो गया, ये 100 निकल जाएगा तो होगा कुछ जानवर तेंदुआ है और कुछ तेंदुआ है, तो पहला सही है। फिर कहता है कुछ तेंदुए शेर है, तो देखिए तेंदुआ शेर अलग अलग स्टेटमेंट में है, इसमें तेंदुआ यहाँ पे है, शेर यहाँ है, दोनों में कॉमन क्या है बाघ। आज जैसे दोनों में कॉमन बाघ है, ये बाघ क्या है 100% है, इसलिए कुछ शेर तेंदुआ है कुछ तेंदुआ शेर है, दूसरा भी सही है। फिर कहता है कुछ जानवर बाघ है, तो जानवर बाघ है तो सीधे हम कहां गए, तो पहला से डायरेक्ट तीसरा में जाइए, शेर शेर कॉमन है, ये शेर 100 है, सिर्फ कुछ बाघ जानवर है कुछ जानवर बाघ, इन तीनों का तीनों क्या है सही है, आंसर हो जाएगा ए। ये लॉजिकली है, जो बिना कलम लगाए क्वेश्चन आराम से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं ऐसे बनाते हुए, कहता है कि कुछ इरेजर मार्कर चाहिए, तो मेरा इरेजर कितने जगह है, एक ही जगह है। मार्कर कहाँ है सर, यहाँ भी है यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे हम इरेजर मार्कर यहाँ देखिए कॉमन मेरा जिसमें होगा उसी से हम कंपेयर करेंगे। मार्कर है लेकिन यहाँ कॉमन है, इसलिए कंपेयर करेंगे 2 और 3 में, और 2 3 दोनों कुछ का स्टेटमेंट है, ध्यान रखना बाबू, 2 3 दोनों कुछ का स्टेटमेंट, इससे कंक्लूजन नहीं होगा, गलत है। 2 3 जिसे कंपेयर करें कॉमन है, कुछ का स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, गलत है। अब पेंसिल कैलकुलेटर चाहिए, तो पेंसिल कैलकुलेटर देखिए कैलकुलेटर यहाँ है, पेंसिल यहाँ है, कॉमन मार्कर तो है लेकिन ये कुछ का है 50, ये भी है 50, जब कॉमन टर्म 50 होगा तो रिलेशन नहीं बनेगा, से दोनों क्या है गलत है, आंसर हो जाएगा ए। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि सभी विश्वविद्यालय स्कूल है, तो विश्वविद्यालय मेरा एक ही जगह है, और वो विश्वविद्यालय कितना है 50, यहां सभी लगे तो 100, ये गलत हो गया। बात करता हूं एक सेकेंड। कुछ विश्वविद्यालय कॉलेज है, तो विश्वविद्यालय कॉलेज जब एक ही में हो, जब दोनों कंटेंट एक ही में हो और स्टेटमेंट कुछ सभी का हो, तो उसका कुछ में कन्वर्जन क्या होता है सही होता है। तो आपका 2 नंबर क्या है आपका सही है, आंसर हो जाएगा ओनली 2। आइए अगला बात करते हैं। कहता है कि सभी बिल्लियां खरगोश हैं, तो बिल्लियां एक ही जगह है, वो बिल्ली कितना है कुछ के स्टेटमेंट 50 है, सभी कभी नहीं लगा सकते, गलत है। यदि कुछ का स्टेटमेंट हो खरगोश बिल्ली में, यदि सभी लगा दे तो क्या है गलत होगा। अब गाय खरगोश है, गाय खरगोश एक में है, और सभी का स्टेटमेंट जब हो, जब दोनों एक ही में हो, तो सभी का कन्वर्जन हमेशा सम में होता है, यहाँ सम में दिया है, कुछ गाय खरगोश या कुछ खरगोश गाय, क्या होता है सही। ये सब लॉजिकली है बाप, बैंड एग्जाम से जिन्हें भी छानते रह जाओगे जिंदगी में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कुछ मोबाइल लैपटॉप है, तो मोबाइल लैपटॉप देखे कहां है, मोबाइल लैपटॉप पहले एक में है क्या, नहीं लैपटॉप यहां है, मोबाइल यहां है, अच्छा कॉमन इस दोनों में है, लेकिन दोनों कॉमन है लेकिन दोनों के दोनों 50 है, इसलिए मोबाइल लैपटॉप में कोई कंक्लूजन नहीं होगा, पहला गलत है। फिर कहता है कि सभी टेलीफोन, तो टेलीफोन देखो एक ही जगह है, क्या है कुछ है, और कुछ कभी सभी नहीं हो सकता है, गलत है। अब कुछ टेलीफोन टैबलेट है, अब देखो टेलीफोन यहाँ पे है, टैबलेट यहाँ है, दोनों में कॉमन मोबाइल है, लेकिन ये दोनों मोबाइल ये सभी है, ये 100 है, सिर्फ कुछ टेलीफोन टैबलेट है कुछ टैबलेट टेलीफोन है, सिर्फ आंसर क्या होगा 3 नंबर कुछ टेलीफोन, आंसर होगा ओनली 3, ऑप्शन है ओनली 3। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि कोई सैनिक लड़की नहीं है, तो सैनिक कहां है, तो सैनिक एक ही जगह है, और वो सैनिक एक ही जगह है तो क्या है ये 50 है, और जब कोई नहीं लग जाता है तो ये 100, जो कोई 50 है वो कभी 100 नहीं हो सकता, गलत है। फिर कहता है कोई लड़की इंजीनियर नहीं है, तो लड़की कितनी जगह है, सर लड़की यहां है, इंजीनियर यहां है, ठीक है। हालांकि लड़की इंजीनियर जब एक ही स्टेटमेंट में हो तो कन्वर्जन होता है, और ये पॉजिटिव का निगेटिव नहीं होता, गलत है। फिर से समझते हैं, लड़की इंजीनियर दोनों एक ही स्टेटमेंट में है, और किसका है कुछ का यदि कुछ इंजीनियर लड़की दिया होता तो सही होता, ये क्या दिया है नेगेटिव दिया है, इसलिए पॉजिटिव कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, गलत है। और कुछ सैनिक इंजीनियर है, तो कुछ सैनिक इंजीनियर है, हाँ सर सैनिक इंजीनियर एक ही में है, और वो सभी का कन्वर्जन किस में होता है
कुछ में होता है, इसलिए 3 नंबर हमारा ऑप्शन सिर्फ सही है, बाकी सब गलत है। और आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। और आप सबको कैसा लगा? साइलो हो सकता है थोड़ा सा बाउंस किया होगा, नहीं क्यों? क्योंकि मैं जो जिस तरीके से बता रहा था, विश्वास कीजिए, मैं बैंकिंग का क्वेश्चन अगर 1 मिनट में 5 नहीं बनवाया तो फिर आप ना बन 5 क्वेश्चन, वैसा मेरा तजुर्बा है, वैसा मेरा प्रैक्टिस है, बिना कोई कागज कलम लगाए हुए, कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट, कोई मेडिकेट प्रेडिकेट नहीं पढ़ना है, सीधे देखो कन्वर्जन है या कंक्लूजन है, बात खत्म। 3 चीज होता है, रिपीटेशन, कन्वर्जन और कंक्लूजन, इसका चौथा कुछ होता ही नहीं है। वो व्याप्त है, पन्ना है, ढेकान है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई शॉर्ट, कुछ नहीं, एकदम सिंपल तरीके से 1 क्लास से 2 क्लास में साइल आपका कंप्लीट कर देगा, है ना। चलिए फिर सबको जुड़िए हमारे अगले बैच में, आपका जिसका नाम है एडियो का बैच, नहीं उसमें हम लोग मिलेंगे फिर, है ना। और फिर एक आपका नेक्स्ट हमारा वर्जन आने वाला है नन वर्बल का, जिसमें और भी शानदार सब बातें होंगी, शानदार क्वेश्चन का कलेक्शन होगा जो आपको बहुत फायदे करेगा। चलिए आप सबको जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं राजधानी कोचिंग सेंटर की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, और आपका सुबोध सर आपके साथ है, आपका सुबोध सर की तरफ से भी बेस्ट ऑफ लक, विश ऑफ बेस्ट ऑफ लक। चलिए आप रिजल्ट लेके आइए, बाय बाय।